हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं डॉक्टर मुकेश पारिक, इंग्लिश कॉस्मोस से। और हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें लाइव सेशंस भी आने वाले टाइम में हम स्टार्ट कर देंगे। अभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैं फर्स्ट ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए द हॉलो मैन, जो टी.एस. एलियट की बहुत फेमस पोएम है, उसको मैं लेके आया हूँ। उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, उसका पूरा बैकग्राउंड, उसका टाइटल क्यों रखा, राइटर के साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसने ये पोएम क्यों लिखी, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज सीखेंगे ताकि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलें। मेरी जो ज़रूरत रहेगी वो ये रहेगी कि मैं स्टूडेंट को एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ पोएम्स का। ये मेरा टारगेट है। वो एक्सप्लेनेशन जो हम लोगों ने हैवी बुक्स पढ़ करके और जो तैयार किए हैं, ना कि हम चैट जीपीटी से आपको कुछ पढ़ा रहे हैं। तो इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा कि जो लेक्चर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं इसको जब यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो समझ लीजिए आज से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। हालांकि कितना आयरॉनिकल है कि हॉलो मैन से हम ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश कॉस्मोस मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है। मैं डॉक्टर मुकेश पारिक हूँ। मैंने 16 टाइम नेट क्वालिफाई किया है। मैं डबल एमफिल हूँ, एमफिल इन इंग्लिश लिटरेचर और एमफिल इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि एक तरह का लिंग्विस्टिक्स मान लीजिए आप। इसका मतलब है मेरी कमांड रहती है और मैं सीखता रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ, रिसर्च पेपर पब्लिश करता रहता हूँ। और इस फील्ड में पिछले 27 सालों से मैं इंग्लिश कॉस्मोस रन कर रहा हूँ जयपुर में, ऑफलाइन क्लासेस। लेकिन अब डिमांड की वजह से, स्टूडेंट्स की ह्यूज डिमांड की वजह से मुझे ऑनलाइन आना पड़ रहा है। अब मैं चाहूँगा कि आप लोगों का सहयोग मुझे मिलता रहे और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि जो हॉलो मैन है, इसमें टी.एस. एलियट एक बहुत बड़े राइटर हैं, नोबेल प्राइज विनर राइटर हैं, आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, मैं अपना जो मीडियम है वो बाइलिंगुअल रखूंगा, मोस्टली मैं हिंदी बोलूंगा, बिकॉज आई हैव डिसाइडेड टू केटर टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आरपीएससी राइट नाउ। उसके बाद में आसपास के जो एरियाज हैं, बाकी के जो प्रदेश हैं, उन तक भी मैं पहुंचूंगा। और इफ नीड्स बी, इफ यू रिक्वायर लाइक कि सर यू हैव टू डिलीवर द लेक्चर इन इंग्लिश ऑल्सो, देन यू कैन डिमांड मी, कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं आपको जैसा भी नीड होगा वैसा देता जाऊंगा। बस आपका मुझे सपोर्ट बहुत चाहिए, क्योंकि बिना सपोर्ट के, क्योंकि एक टीचर जो 27 सालों से आपको केवल ऑफलाइन पढ़ा रहा है, इंटरैक्टिव सेशंस रखता है, क्वेश्चंस पूछता है, हमारा इंग्लिश कॉस्मोस ह्यूज सिलेक्शंस देता है। मुझे याद नहीं आता है कि हमारी क्लास में पढ़ा हुआ कोई बच्चा हो और उसका आगे जा करके और कभी भी सेकेंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में या नेट में सिलेक्शन ना हुआ हो आगे जा करके। चलिए, अब मैं अपने बारे में बता चुका, अब स्टार्ट करते हैं कि टी.एस. एलियट 1888 में पैदा हुए, 1965 में इनकी डेथ हुई। ये अमेरिकन थे, बाद में इन्होंने इंग्लैंड की नागरिकता ले ली और इन्होंने अपना धर्म भी परिवर्तन किया था, जिसकी वजह से इस कविता में भी कुछ उसके एस्पेक्ट्स आपको नजर आएंगे। और वो एक मॉडर्निस्ट पोइट है। मॉडर्निज्म को मैं अगली स्लाइड में समझाऊंगा डिटेल में। मॉडर्निस्ट का मतलब यहाँ पे मॉडर्न से नहीं है कि एनीथिंग वन और एनीवन हु इज नॉट ट्रेडिशनल इज मॉडर्न। यहाँ पे मॉडर्निज्म का मतलब कुछ और है, कुछ खास टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम इनको मॉडर्निस्ट पोइट कहते हैं। वो एक बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं। उनका आरपीएससी में आपने देखा होगा, एमए में भी पढ़ाया जाता है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, है ना। तो इस तरह से इनका बहुत बड़ा योगदान है इंग्लिश लिटरेचर में। और एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट रहे हैं। ड्रामेटिस्ट इस तरह से रहे हैं कि इन्होंने 6 to 7 प्लेज लिखे हैं, वर्स प्लेज। इसका मतलब है कि इन्होंने शेक्सपियर की तरह अपने ड्रामास को डायलॉग्स में प्रोज की जगह वर्स रखा। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फ्री वर्स और आयम्बिक पेंटामीटर को मिला करके इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से अपने प्लेज लिखे हैं। और इन्होंने सिंबॉलिज्म एक मूवमेंट है जिसकी स्लाइड में अभी और डिटेल में समझाऊंगा आपको। सिंबॉलिज्म का मतलब होता है किसी एक चीज के थ्रू बहुत कुछ कह देना। टी.एस. एलियट आपको मालूम होगा, नोन फॉर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इन्होंने हैमलेट जैसे प्ले के बारे में लिखा है कि वहां पे एक आर्टिस्टिक फेलियर है वो प्ले, कि जो शेक्सपियर है वो पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि वो चीज़ों को रिलेट नहीं कर पा रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इतना बड़ा पोएट और क्रिटिक है जिसने शेक्सपियर तक को क्रिटिसाइज कर दिया। तो सिंबॉलिस्ट या सिंबॉलिज्म मूवमेंट से ये जुड़े रहे थे। जुड़ने का मतलब यहां से उनसे इन्फ्लुएंस्ड बहुत ज़्यादा थे और अपनी सभी कविताओं में इन्होंने शॉर्ट में इमेजेस के थ्रू, कुछ साइंस के थ्रू अपनी बात को कहा है। मेटाफिजिकल राइटर्स से बहुत इंस्पायर्ड रहे हैं। मेटाफिजिकल राइटर्स आपको पता होगा कि 17th सेंचुरी के अंदर जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉन, ये जो बड़े बड़े मेटाफिजिकल राइटर्स होते हैं, इन्होंने क्या किया था, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अपने आइडियाज से ज़बरदस्ती लिंक करके
और बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को कहा, नए तरीके से, तो ये उनसे बहुत प्रभावित है। और रिलीजन का इनमें बहुत मतलब दखल है। क्रिश्चियनिटी ले लो, बुद्धिज़्म ले लो, हिंदुइज्म ले लो, इन्होंने हार्वर्ड से संस्कृत में पढ़ाई की थी अलग से, तो आप समझ सकते हो। और इनको बोस्टन ब्राह्मण कहा जाता है, आप लिख सकते हैं इसको, यू कैन राइट इट डाउन, बोस्टन ब्राह्मण। बोस्टन एक शहर है आपके अमेरिका में, और जिसमें जिन लोगों ने इंडियन स्क्रिप्चर्स को अच्छी तरह से समझ करके अपने जीवन में आत्मसात किया, उन परिवारों में से ये आते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि इनकी स्टडीज में आपको वो हिंदुइज्म के स्क्रिप्चर्स नजर आएंगे। वेस्टलैंड इनकी सबसे फेमस कविता मानी जाती है, सबसे फेमस। कि हम देखते हैं कि वेस्टलैंड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम की कैटेगरी में आती है। फिर 4 क्वार्टेट्स है, इनकी ज़्यादातर थीम्स कविताओं में रहती है स्पिरिचुअल क्राइसिस। ये ऐसा मानते हैं कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिज्म और कैपिटलिज्म के चक्कर में आकर के और अपने आध्यात्मिक जड़ों से कट गया है। तो उनकी कविताओं में उस चीज़ को ही इन्होंने हॉलो मैन कहा है कि बाहर से अच्छे कपड़े पहने हुए दिखेंगे, आपको जिम जाते हुए लोग दिखेंगे, आपको शॉपिंग करते हुए अच्छे मकानों में रहते हुए दिखेंगे, लेकिन उनके अंदर जो इंसानियत नाम का जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो गॉड से, क्योंकि ये हिंदू स्क्रिप्चर से बहुत ज़्यादा, आध्यात्मिक ग्रंथों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो इनका ऐसा मानना है कि हम आत्मा हैं ना कि शरीर, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कविताएं लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि इनकी कविताओं को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि ये स्पिरिचुअल क्राइसिस को मेन समझते हैं, कि अगर ये स्पिरिचुअल क्राइसिस ना हो तो वॉर ना हो, धोखा ना हो किसी के साथ, लालच ना हो दुनिया में, और अगर ये सब हम कर रहे हैं तो हम हॉलो मैन हैं। यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन है, क्योंकि आज कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भाई फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन कविताओं में सिंबॉलिकली दिखाने का तरीका क्या होता है कि आपने नोटिस किया होगा कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद मशीनों ने हमारे जीवन को आसान किया होगा, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि उल्टा वो हमारा टाइम छीन के ले गई और हमारा जो दिमाग है वो कई चीज़ों में बट गया। तो हम एक हैं लेकिन एक साथ कई मल्टीटास्क करते हैं। तो इसका मतलब है कि हम फ्रेगमेंटेड हैं, हम बिखरे हुए हैं। ह्यूमन बींग्स अपनी जड़ों से भी टूट गया है। ये सारी थीम्स ये अपनी कविताओं में लेते हैं, और उसके बाद में कल्चरल डिके दिखाते हैं। ये कल्चरल डिके का मतलब है कि कल्चर जो है वो इंसान को परिभाषित करता है, इट डिफाइंस अ ह्यूमन बीइंग। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में टी.एस. एलियट के हॉलो मैन के सोर्सेज क्या हैं। आप जब ये कविता पढ़ोगे तो आप नोटिस करोगे कि एलियट्स विजन इज मल्टी कॉजल रेदर देन सिंगल सोर्स्ड शेप। इसीलिए ये कविता कम समझ में आती है कि अलग अलग सोर्सेज से, जैसे मैंने आपसे कहा कि इनकी कविताओं में अल्यूजन बहुत ज़्यादा है। अगर आपको कोई चीज़ समझनी है तो हर लाइन में, हो सकता है कि हर फ्रेज में किसी बड़े राइटर का लिंक ये दे रहे हैं। इसका मतलब है कि कॉजेज बहुत सारे, ये कैजुअल नहीं लिखा हुआ है, ये कॉजल लिखा हुआ है। सिंगल सोर्स से आप इनकी कविताओं को नहीं समझ सकते। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है उसने जो डिसइल्यूजनमेंट क्रिएट किया। डिसइल्यूजनमेंट क्या होता है? अभी जैसे आज मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज ही आप नोटिस करोगे कि ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाइए उन देशों की क्या हाल होंगे, है ना। उनकी क्या उसका असर हम तक पड़ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना डिसइल्यूजनमेंट चारों तरफ फैल रहा है, कि लोगों को ईंधन की कमी हो रही है। आने वाले समय में हो सकता है बहुत सारे क्राइसिस हमें देखने को मिले। तो जिन लोगों ने वॉर को देखा है, जिन कंट्रीज़ ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देखा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखा, वहाँ के लोग अपने फ्यूचर को लेकर के डिसइल्यूजन्ड हो गए और उनको ऐसा लगने लगा कि अब जो जीवन है इस शरीर को एंजॉय कर लो। इस वजह से उनको ऐसा लगा, टी.एस. एलियट को, कि इनकी कविताएं आदमी को ये बताएं कि डिसइल्यूजनमेंट जो है वो एक टेम्पररी फेज है, इंसान को अपनी स्पिरिचुअल जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद रीइंफोर्स्ड बाय हिज रिलीजियस क्राइसिस एंड लेटर कन्वर्जन टू एंग्लिकनिज्म। अब ये आप और हमारे जैसे कॉमन लोगों के बस का नहीं है इनको समझना। कई बार क्या होता है कि लोग अपने आइडेंटिटी से इतने दुखी हो जाते हैं आसपास के माहौल से कि वो अपना धर्म भी परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, ही वॉज अ क्रिश्चियन, आपको मालूम होना चाहिए कि ही वॉज एन अमेरिकन, सो ही हैड अ लेगेसी ऑफ प्रेस्बाइटेरियनिज्म एंड प्यूरिटनिज्म। जिस धर्म से मिल्टन थे ना, उसी धर्म से ये भी थे।
लेकिन बाद में इनको ऐसा लगा कि अमेरिका जो है वो इंग्लैंड से टूट के बना है और ये एक जड़ों से टूटना हो गया। तो इन्होंने इंग्लैंड में आकर के वापस नागरिकता ली और इंग्लैंड का जो राजधर्म है, जो रिलीजन है उनका, वो है एंग्लिकनिज्म। आपको मालूम होना चाहिए, आप अपने कमेंट में लिखिएगा आपको मालूम है कि एंग्लिकनिज्म किसने एस्टैब्लिश किया। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये मत सोचना कि मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम है कि एंग्लिकनिज्म कहाँ से आया। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, उस राजा से आया जिसकी 6 पत्नियां थी उसने इंग्लैंड के अंदर से कैथोलिसिज्म को ख़त्म करके और रिफॉर्मेशन के दौरान एंग्लिकन रिलीजन को इंग्लैंड का एक राजधर्म बना दिया। तो इन्होंने उसको वापस से अडॉप्ट किया। इन्फ्लुएंस्ड इंटेलेक्चुअली बाय स्टडी ऑफ ईस्टर्न टेक्स्ट, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको ये बात बताई थी, इंक्लूडिंग संस्कृत एट हार्वर्ड, एंड डीपन्ड बाय पर्सनल टर्मोइल, हिज ट्रबल्ड मैरिज। इनकी जो शादी है वो भी टूटने के कगार पर थी और बाद में वो टूट ही गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसी की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही हो, बाहर वर्ल्ड वॉर चल रहा हो, ये बैंक में काम करते थे, ऊपर से इनका इंटेलेक्चुअल दिमाग इतना तेज था कि जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं उनके साथ थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा फीलिंग रहता है। तो उसके दौरान लिखी गई कविता है, ठीक है। उसके बाद कंबाइनिंग टू प्रोड्यूस अ व्यू ऑफ मॉडर्न ह्यूमैनिटी एज स्पिरिचुअली एम्प्टी, तो जो मैं आपको अभी लेक्चर दे चुका हूँ कि कॉमन मैन जो है उसको फिर मंदिर से, मस्जिद से, चर्च से कोई लेना देना नहीं। उसको ऐसा लगता है कि मैं बस अपना कमा के खा लूँ, जीवन जी लूँ। मॉरली अनसर्टन, उसके एक आदमी के कई कई लोगों से संबंध। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक या द वेस्टलैंड कविता जो इनकी लिखी हुई है, उसमें आप जब देखोगे तो आपको ये सी चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। और वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। फिर है इनकेपेबल ऑफ मीनिंगफुल एक्शन, और इंसान को ऐसे लगता है कि मैं लाइफ में क्या मीनिंग ढूंढूं, कमा के खा लूँ वही बहुत बड़ी बात है, जो टाइम है मेरे पास उसको मैं एंजॉय कर लूँ। तो कार्पे डियम थ्योरी से इंसान चलने लगता है कि जो टाइम है उसको यूज़ कर लो, यूटिलाइज कर लो, रेदर देन प्योरली प्यूरिटन और एग्जिस्टेंशियलिस्ट इन ओरिजिन। तो इनकी कविताओं में प्यूरिटनिज्म का मतलब होता है स्ट्रिक्ट मॉरल बिहेवियर, ओके। एंटरटेनमेंट से दूर रहना, गॉड को इंपॉर्टेंट मानना, बाकी लोगों को इंपॉर्टेंट नहीं मानना, या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म एक फिलॉसफी आई थी वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, वेस्टर्न कंट्रीज में, जिसमें उन्होंने दे केम अप विद द आइडिया दैट लाइफ इज मीनिंगलेस। उससे इनका लिंक कम है और इनका लिंक इन चीज़ों से ज़्यादा है, अगर ये कविता को आपको ढंग से समझना है। फिर है, आप देखेंगे जरा इस पिक्चर को देखिए कि इसमें आपको मुखौटे लगाए हुए ऐसे लग रहा है ना, जैसे स्केयर क्रो होता है गांव के अंदर, खेतों के अंदर, जो अपन एक उसको कुछ बोलते हैं हिंदी में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसको स्केयर क्रो इंग्लिश में बोलते हैं, कि एक कपड़ा टांग देते हैं बांस के ऊपर। तो इंसान जो है उनके अंदर अगर इंसानियत नहीं है तो वो सिवाय एक हॉलो और खोखले इंसान, उनको दिखाने का एक तरीका है इस पिक्चर के थ्रू। और सिंबॉलिस्ट मूवमेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये अपने सिंबॉलिज्म से लिंक करते हैं, मतलब कोई भी बात है उसको सिंबल्स के थ्रू बताते हैं, डायरेक्ट नहीं कहते। इनका ऐसा मानना है, ये इनकी थ्योरी है पोइट्री की। हर पोइट की एक थ्योरी होती है, आपको पता है, जैसे वर्ड्सवर्थ की थ्योरी है, जैसे शैली की एक थ्योरी है। तो एक तो आपको ये याद रखना कि इनकी थ्योरी क्या है, कि कोई भी चीज़ कहनी है तो उसके साथ किसी ऑब्जेक्ट को लिंक करो, उसको ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बोलते हैं। तो लेट 19th सेंचुरी फ्रेंच मूवमेंट है ये, लिटरेरी मूवमेंट एम्फेसाइजिंग सजेशन। सजेशन क्या होता है? जैसे हम स्वास्तिक बनाते हैं, आपने नोटिस किया होगा कभी, जैसे मान लीजिए मैंने स्वास्तिक बनाया, तो अब आपको पता है कि मैं सिंबॉलिज्म समझा रहा हूं थोड़ा सा। हम जब स्वास्तिक बनाते हैं तो आपको मालूम है ना कि स्वास्तिक के कई मीनिंग निकलते हैं। एक मीनिंग ये निकलता है कि भाई ये जो संसार है वो हर दिशाओं में फैला हुआ है। हम इसको गणेश जी से जोड़ के ज़रूर देख लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या निकल रहा है। या जैसे गणेश जी की मूर्ति ले लें हम, उनकी सूंड, उनका मोटा पेट, उनके बड़े कान, हर किसी न किसी चीज़ को सजेस्ट कर रहे हैं, है कि नहीं। उनके पेट के ऊपर सांप लिपटा होता है, वो चूहे की सवारी करते हैं। अब आप देखोगे कि चूहा तो जो है वो सांप खा जाता है, लेकिन कैसे कॉन्ट्राडिक्शंस के साथ में हमने एक देव की कल्पना कर रखी है, या मान लीजिए वो सच्ची में भी हैं। गणेश जी महाराज की जय। तो आप नोटिस करते हो कि गणेश जी को अगर हम सजेशन के तौर पे लें कि भाई जीवन में विडंबनाओं के साथ ही जीवन चलता है, आयरनीज आर देयर इन द लाइफ। बड़े कान रखो, उनके हाथ में एक कटी हुई रस्सियां होती हैं, एक फरसा होता है। इसका मतलब है कि आप लॉजिक के देवता, विवेक के देवता माने जाते हैं। कटी हुई रस्सियों का जो कुछ मैं बोल रहा हूं उसका हर चीज का एक प्रूफ है
कि अगर आप सिंबॉलिज्म की तरफ जाओगे या आइकोनोग्राफी, माइथोलॉजी को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स के थ्रू ही हमें कोई ना कोई चीज़ समझ में आती है। जैसे शिवलिंग है, वो एक सिंबल है कि वो एक वर्टिकल एनर्जी और एक आपका हॉरिजॉन्टल एनर्जी, उन दोनों का मिक्सचर है आपका शिवलिंग भगवान। तो ये सजेशंस के थ्रू अपनी कविताएं कहते हैं, इमेजिनेशन का बहुत यूज़ करते हैं, सिंबॉलिक इमेजरी यूज़ करते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट देने से बचते हैं। लेड बाय राइटर्स लाइक चार्ल्स बॉडीलेयर, स्टीफन मलार्म एंड पॉल वर्लेन। ये 3 राइटर्स के नाम आप लिख लीजिए। दीज आर द स्टैलवॉर्ड्स ऑफ, यानी बिग राइटर्स ऑफ सिंबॉलिज्म। उनसे ये प्रभावित थे और इनकी लगभग सभी कविताओं में इनके रेफरेंस आते हैं। ये मैंने एक नया कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की हॉलोमैन को समझाने के लिए कि मॉडर्निस्ट राइटर जो है वो इंग्लैंड में 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में इंप्रेशनिज्म और एक्सप्रेशनिज्म नाम की 2 खास किस्म की पेंटिंग्स का स्टाइल आया था कि आपके दिमाग में किसी चीज का क्या इंप्रेशन पड़ा है और आप उसको कैसे अपने कैनवस के ऊपर दिखाते हो। तो इनकी कविताओं को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इनमें आपको एक्सप्रेशनिज्म और इंप्रेशनिज्म का असर नजर आएगा। ये वैन गॉग की बहुत फेमस पेंटिंग मैंने यहाँ पे लगाई है, आप लोग इसकी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। और सिगमंड फ्रायड सबने पढ़ा होगा, क्योंकि टीचिंग में हम लोग जब बीएड करते हैं या मान लीजिए जैसे हम यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स को फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ाते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड उसमें और सिगमंड फ्रायड की थ्योरीज आती हैं, है ना। नीश, क्राइसिस ऑफ वैल्यूज, डेथ ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, ये जर्मन थे। हेनरी बर्गसॉ, कई बच्चों ने नाम सुना होगा, कईयों ने नहीं भी सुना होगा। हेनरी बर्गसॉ जो है वो उन्होंने ड्यूरी का कॉन्सेप्ट दिया है। ड्यूरी का क्या मतलब होता है? ड्यूरी का मतलब होता है कि आपका एक सबकॉन्शियस का भी टाइम चल रहा होता है, एक टाइम बाहर चल रहा होता है, एक टाइम अंदर चल रहा होता है दिमाग में। उस कॉन्सेप्ट के लिए इनको हेनरी बर्गसॉ को नोबेल प्राइज भी मिला था। तो उससे ये बहुत प्रभावित थे। हालांकि ये प्राइज उनको बाद में मिला है, लेकिन इनकी थ्योरीज और उनकी कुछ आर्टिकल्स पहले पब्लिश हो गए थे। फिर इन राइटर्स ने, पेंटर्स ने, इनकी बुक्स ने, सिगमंड फ्रायड की बुक जो है 20th सेंचुरी के जस्ट पहले छप गई थी 1901 में मेरे ख्याल से, और शेप्ड मॉडर्निस्ट फोकस ऑन फ्रेगमेंटेड कॉन्शियसनेस एंड इनर एक्सपीरियंस। तो फ्रेगमेंटेड कॉन्शियसनेस क्या है? सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि भाई हमारा दिमाग ये नहीं है जो सामने नजर आ रहा है, हमारा दिमाग कई लेयर्स में है, कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है ना, उसमें अनकॉन्शियस अलग है, ईद अलग है। तो इन सब चीजों का मिक्सचर इनकी कविताओं में आपको नजर आएगा। अब जो मैं बात कर रहा था कि सिगमंड फ्रायड ने एक थ्योरी दी है कि अनकॉन्शियस माइंड हमारा ज्यादा होता है अंदर, जो छुपा हुआ है दुनिया से, और जो दिखता है वो माइंड कम है। यानी हम जितने बाहर हैं उससे कई गुना अंदर हैं। और ये बहुत फेमस एडवर्ड मंच की पेंटिंग है, ये इंप्रेशनिज्म की पेंटिंग मानी जाती है। इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे कि एक आदमी है और उसको कहीं ब्लड नजर आ रहा है और वो हॉरिफाइड नजर आ रहा है। तो दैट वाज द कंडीशन ऑफ अ कॉमन मैन। इन सब चीजों का एक ओवरऑल असर 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में लोगों को और खास तौर पे बड़े थिंकर्स को नजर आने लगा था, और वो उनका असर आपको इन कविताओं में नजर आएगा। तो हॉलोमैन पढ़ रहे हैं, मैं फिर से याद दिला दूं, और जैसे कि मैंने अभी बताया कि टीएस एलियट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है हॉलोमैन का, कि वो फ्रेगमेंटिक स्ट्रक्चर्स में लाइफ जीते हैं। आप देख रहे होंगे कि शॉपिंग कर रहे हैं, स्पिरिचुअली एम्प्टी हैं, कई सारे पार्टनर्स हैं, है ना। डेंस अल्यूजन्स इनकी कविताओं में होते हैं। डेंस अल्यूजन्स का मतलब होता है चीजें लिंक हो रही हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा किससे लिंक हो रही हैं। शिफ्टिंग वॉइसेस है इनकी कविताओं में, है ना। तो फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर है। फ्री वर्स में अपनी कविता लिखी है। अब अगर ये कपलेट में लिखते तो हमारे को ऐसा लगता कि राइटर कहना तो चाह रहा है कि लाइफ डिस्टर्ब्ड है और कविता का बड़ा एक स्ट्रक्चर है, तो आपको नहीं लगता मिसमैच हो जाता। इसीलिए इन्होंने 20th सेंचुरी के बाकी के राइटर्स की तरह फ्री वर्स में अपनी कविता लिखना ज्यादा अच्छा समझा। तो फ्री वर्स आप देखिएगा आयम्बिक पेंटामीटर से थोड़ा अलग होता है, जिसको मुक्त छंद कहा जाता है हिंदी में। शिफ्टिंग वॉइसेस हैं, आपको लगेगा कभी कभी आई से बात कर रहा है, कभी यू कह करके बात कर रहा है, तो इसका मतलब इज इन्वॉल्विंग एवरीबॉडी एंड हिज वॉइस इज ऑल्सो शिफ्टिंग। स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस है। एलियनेशन एक बहुत हैवी वर्ड मानता हूं मैं, और अल्यूजन्स मैंने अभी भी समझाया है कि 2 चीजों का लिंक करना लेकिन डायरेक्ट नहीं बोलना, ठीक है। और मीनिंग का ब्रेकडाउन हो जाना, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं मीनिंग नोटिस कर रहा हूं यहां पे, लेकिन आपको वहां मीनिंग नजर नहीं आएगा। तो जो चीज आम आदमी के जीवन में होती है वो उन्होंने कविता के थ्रू दिखाई है। तो कविता होती क्या है? व्हाट इज अ पोएम? पोएम इज एक्चुअली a kind of a representation of your inner
inner world in a symbolic form through vocabulary, through words, making the poem a quintessential expression of literary modernism. तो ये literary modernism का एक quintessential का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक essence है ये कविता। तो ये मैंने हॉलो मैन पे थोड़ा और लेक्चर दिया आपको ताकि आपको आगे जाकर के मैं कविता समझाऊं तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। तो लिटरेरी मॉडर्निज्म क्या होता है, अब मैंने जो लेक्चर दिया है उससे आपको लिटरेरी मॉडर्निज्म समझ में आएगा कि ये ट्रेडिशन और सर्टेनिटी वाले जो राइटर्स हुए हैं उनके खिलाफ एक मूवमेंट था। भाई जैसे रियलिज्म में नॉवल लिखे जाते थे, रियलिज्म में पेंटिंग लिखी जाती थी, हीरोइक कपलेट्स में लिखी जाती थी, कविता का एक मीनिंग निकलता था। लेकिन जो जो मशीनें आती गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया, हमारी लाइफ डिस्टर्ब होती गई, तो हम फ्रेगमेंटेड हो गए, है ना। तो वो अनसर्टेनिटी हमारी लाइफ में आ गई, उसको इन्होंने दिखाया। तो इसमें फ्रेगमेंटेशन है, एलियनेशन है। एलियनेशन का मतलब होता है कट ऑफ फील करना। अब हम शहरों में रहते हैं, जैसे देखो आज की जनरेशन का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर मान लीजिए जिस गली में मैं रहता हूँ, हर आदमी जो मेरे पड़ोस में है वो कहीं और से बिलोंग करता है। उसके आसपास उसका भाई या उसके सगों का कोई मकान नहीं है, रेयरली होगा, कहीं होगा तो। गाँव की बात अलग है। तो शहरों में भी यही हुआ कि हम लोग एलियनेटेड फील करते हैं। हम कहीं जाते हैं तो अगर हम दोस्त नहीं बनाए, आगे होकर बातचीत नहीं करें, सोशल मीडिया यूज ना करें, तो हमको ऐसा लगता है कि शायद हम पता नहीं कहाँ हैं, कौन है, हमें कोई जानता भी है कि नहीं। उस चीज को इन्होंने, दैट वाज द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, दैट वाज अ न्यू थिंग फॉर पीपल इवन इन इंग्लैंड ऑल्सो। तो आप समझ सकते हो कि ही वाज शोइंग दैट इन दिस पोएम। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ मीनिंग, एक्सपेरिमेंटेशन इन द फॉर्म, इन्होंने अपने कविताओं के फॉर्म्स के एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू दिखाया है कि भाई लाइफ जो है वो मीनिंगलेस है। तो एलियट क्या है बताओ? सेंट्रल मॉडर्निस्ट पोएट हुआ। कोलैप्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशंस, मॉरल स्ट्रक्चर इस कविता के अंदर वो। तो दैट कैन बी अ थीम, देयर कैन बी अ क्वेश्चन इन द एग्जाम कि what does he try to show through this poem? The collapse of western civilizations, moral structure. कमेंट करते रहिए, वीडियो को शेयर करिए, जो लोग देख रहे हैं उस वीडियो को शेयर करें। आप देखें कि सब तक पहुंचनी चाहिए कविता, सब तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि भाई मार्केट में अब एक और टीचर आ गया है ऑनलाइन, जो हो सकता है कि आपको और अच्छी एजुकेशन की तरफ ले जा सके। हॉरर्स ऑफ वॉर का ये चित्र मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। वन हैज टू फील कि व्हाट वॉर गिव्स अस। ओके, इस कविता के अंदर एक कॉन्सेप्ट है। अल्यूजन क्या होता है? कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने अल्यूजन नहीं समझाया। अल्यूजन का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस देना। जैसे मैं किसी के बारे में बात करूं और मैं डायरेक्ट ना बोल करके उसके मैं हिंट दूं कि यार ऐसे वाले नाक वाले ऐसे होते हैं, है ना। तो इस कविता में हम देखते हैं इनडायरेक्ट रेफरेंस है वेल नोन टेक्स्ट के। जैसे आप देखोगे कि इसमें दांते की डिवाइन कॉमेडी के बहुत रेफरेंसेस आ रहे हैं, इसमें शेक्सपियर के ड्रामास के रेफरेंस आ रहे हैं, इसके अंदर और फ्रेंच कविताओं के रेफरेंसेस आ रहे हैं, है ना। पर्सन के, इवेंट के, मिथ के, माइथोलॉजी के रेफरेंसेस आ रहे हैं, और उससे उन्होंने अपने मीनिंग को काफ़ी एनरिच किया है। क्रिएट इंटरटेक्चुअल डेप्थ, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि क्या ये पोएम इंटरटेक्चुअल है। इंटरटेक्चुअलिटी आप लिख सकते हैं कॉपी में। इंटरटेक्चुअलिटी एक कॉन्सेप्ट है, और ये मैं आपको किसी और लेक्चर में बताऊंगा। यहाँ बताने का मतलब है और लंबा हो जाना लेक्चर का, ठीक है। और इवोक कल्चरल और हिस्टोरिकल एसोसिएशंस विदाउट एक्सप्लिसिट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है डायरेक्ट, खुल करके नहीं बोलना। इंग्लिश में दो वर्ड्स हैं, आपको मालूम होना चाहिए। एक होता है एक्सप्लिसिट, इसका मतलब होता है खुल के और क्लियरली। इसका ऑपोजिट क्या होता है? इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? हिडन, समथिंग विच इज नॉट क्लियर। तो ये क्लियरली नहीं बोलते हैं। जैसे रेफरेंस टू द डिवाइन कॉमेडी है, हार्ट ऑफ डार्कनेस है, इनके जो कविता के अंदर जो दो स्टार्टिंग स्टेटमेंट्स आते हैं, ये वाला जो पिक्चर है ये आपको डिवाइन कॉमेडी से मैंने लिया है। और ये हॉलो मैन का एक और कॉन्सेप्ट है कि इंसान केवल हॉलो मैन है, देखने में आदमी है पर है नहीं। एक छोटा सा एक पोस्टर मैंने बनाया था कि सिंबॉलिज्म कैसे सिखाऊं किसी स्टूडेंट को। तो लेट 19th सेंचुरी का मूवमेंट है, आपको दिख रहा होगा, नहीं भी दिखे तो मैं बोल के समझा रहा हूं इसको, जिसमें फेमस सिंबल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस हैं। अब इसमें मैं की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ देता हूं ताकि आपको एक बार आप लिख भी सकते हो कि रिजेक्शन ऑफ रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। रियलिज्म और नेचुरलिज्म का मतलब यहां पे प्रकृति वाला नेचुरलिज्म नहीं है। नेचुरलिज्म जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जो फ्रांस से आया था, और वो आया था 1869 में। डार्विन की जो बुक छपी थी ना, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज,
उससे जब ये थ्योरी सामने आई कि भाई बाइबल में जो कुछ लिखा हुआ है वैसी नहीं है प्रकृति का जो एवोल्यूशन है, एडम और ईव से नहीं हुआ है, ये तो हम अपने आप ही इवॉल्व हुए, है कि नहीं। तो उस सेंस को जब अपन नॉवेल्स में, कविताओं में दिखाते हैं कि भाई इंसान जो है वो अपनी इकोनॉमी का प्रोडक्ट है, अपनी हेरिडिटी का प्रोडक्ट है, समझ में आ रहा होगा कि एक आदमी जो है वो अपने कल्चरल और फैमिलियल और अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड का प्रोडक्ट होता है। उस तरह से इन्होंने अपनी बात को कहा, उसको नेचुरलिज्म बोलते हैं, उसमें ट्रेजेडी होती ही होती है इंसान की। फोकस ऑन द सबकॉन्शियस एंड ड्रीम्स, जो मैंने आपको टी एस एलियट का समझाया, सिगमंड फ्राइड का, एक्सप्लोरिंग मिथिकल एंड स्पिरिचुअल थीम्स, इसके थ्रू वो लोग बताते हैं। एम्फेसिस ऑन इमोशन ओवर इंटेलेक्ट, तो इमोशन पे ज़्यादा जोर देते हैं सिंबॉलिस्ट मूवमेंट वाले बजाय के इंटेलेक्ट पे। यूज ऑफ सिंबल्स टू कन्वे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो हमारी सारी जो रियलिटी है वो चीज़ों से नहीं बताई जा सकती। हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे फीलिंग्स भी तो होती हैं। जैसे मैं किसी को नाउन पढ़ाऊं, तो जब मैं नाउन पढ़ाऊंगा तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं केवल ये थोड़ी दिखाऊंगा कि नाउन जो केवल टच करने वाली चीज़ें होती हैं वही नाउन होती हैं। नाउन में तो फिर पेट्रियोटिज्म भी आ गया, टेररिज्म भी आ गया, है कि नहीं, सिनिसिज्म भी आ गया, ऐसे ऐसे वर्ड्स जिनका हम कोई चित्र नहीं दिखा सकते, किसी को पिक्चर नहीं दिखा सकते, उस चीज़ को जाके टच नहीं कर सकते, तो उन चीज़ों को कैसे दिखाएंगे। तो उन्होंने इसके सिंबल्स क्रिएट किए हैं, जैसे एंजल का सिंबल हो गया, फ्लावर्स के सिंबल हो गए, फेरीज के सिंबल हो गए, ठीक है, स्नेक के सिंबल हो गए। डिवाइन कॉमेडी, दांते एलिगोरी एक बहुत बड़े इटालियन राइटर थे। कहा जाता है कि उन्होंने डिवाइन कॉमेडी, जिसके 3 हिस्से हैं, मैं अभी थोड़ी डिटेल और बताऊंगा आपको उसकी, उसमें उन्होंने उन लोगों को दिखाया है कि जितने भी लोग प्रसिद्ध होते हैं दुनिया के अंदर, वो आगे जाकर के उनको स्वर्ग मिलता भी है कि नहीं मिलता। वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हेल तक में नहीं जा पा रहे हैं, बीच में लिम्बो में कहीं अटके हुए हैं। तो इन्होंने हॉलो मैन को ये दिखाने के लिए कि ना हॉलो मैन प्रेयर कर पा रहा है, ना हॉलो मैन स्पिरिचुअली जुड़ पा रहा है अपनी जड़ों से और गॉड से और कल्चर से, ना अंदर से वो किसी के प्रति प्योर रह पा रहा है। इस बात को दिखाने का इनके पास एक ही तरीका था कि वो डिवाइन कॉमेडी के अंदर जो लोग हेल में चक्कर लगा रहे हैं, अभी हेल में घुस तक नहीं सकते, उस नदी को नहीं पार कर सकते, जिसकी वजह से उनको आगे जाकर के कम से कम हेल तो मिलेगा। इस कविता का बेसिक थीम ये है कि इंसान जो है वो सेल्वेशन कैसे प्राप्त करे, पाप से मुक्ति की तरफ कैसे जाए। किसकी बात कर रहा हूं मैं? डिवाइन कॉमेडी की। इसको समझे बिना हॉलो मैन समझ में नहीं आती है। तो दांते एलिगरी दैट एलिगोरिकली या एलिगरी का मतलब कई बच्चों को समझ में नहीं आता है। एक कहानी आप कह रहे हो, लेकिन उसको कहने के लिए आपने एक पैरेलल भी ढूंढा, यानी कि जितने भी जानवरों की कहानियां हैं, जैसे हम नोटिस करते हैं जिनको फेबल्स कहते हैं, खरगोश और कछुए की कहानी ले लो, तो वो एक एलिगरी है। आपको खरगोश और कछुए की कहानी भी समझ में आएगी, लेकिन इसके अलावा एक एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग भी समझ में आएगा पैरेलल, कि खरगोश यानी कि रैबिट यहाँ पे स्टैंड्स फॉर फास्ट पीपल, है ना, और जो टॉर्टिस है, कछुआ है, वो एक स्लो पेस से लगातार काम करने वाला इंसान। तो एलिगोरिकली उन्होंने दिखाया कि भाई कैसे लोग मुक्ति नहीं पा सकते। तो उन्होंने क्या किया है, सोल की जर्नी दिखाई है इस कविता में, डिवाइन कॉमेडी में। अच्छा, नाम ही क्या रखा है? देखो, डिवाइन कॉमेडी के, मान लीजिए एक आदमी बहुत दान कर रहा है सारी उम्र, लेकिन कमाते वक्त वो अच्छे मीन्स यानी साधनों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि उसने जो नाम कमाया है उससे जब वो मरेगा, तो इस राइटर ने क्या किया, उसको मौत के बाद उसकी सोल को भटकते हुए दिखाया, वो हेल तक में नहीं जा पा रही है। इस तरह की कविता है। तो फ्रॉम सिन टू सेल्वेशन थ्रू इन्फर्नो, इन्फर्नो का मतलब हेल है, परगेटोरियो का मतलब होता है जहां पे आप प्योर होते हो, फिर लास्ट में आप हेवन में जाते हो, ठीक है। तो कोर आइडिया क्या है इस पोएम का? रिप्रेजेंट्स अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट का मतलब तलाश टुवर्ड्स डिवाइन ट्रुथ, के अल्टीमेट क्या है हमारा, एक डिवाइन ट्रुथ है कि हमारा असली क्या है। क्योंकि देखो ये टी.एस. एलियट है, और टी.एस. एलियट, और एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे आप इस्लाम में चले जाओ, क्रिश्चियनिटी में चले जाओ, ज़ोरास्ट्रियनिज्म में चले जाओ, सिखिज्म में चले जाओ, हिंदुइज्म में आ जाओ, आप नोटिस करोगे कि हर जगह अल्टीमेट ट्रुथ डिवाइन है। कि भाई आपको वो इस संसार को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो ये कहते हैं कि एक और संसार है, वहां तुम्हें सही चीज मिलेगी, है ना।
तो उस डिवाइन ट्रुथ को ये भी मानते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही कविता समझनी पड़ेगी। और रिडेम्पशन, रिडेम्पशन बहुत हैवी वर्ड है क्रिश्चियनिटी के अंदर, कि आपका सोल कैसे प्योर होता है, ठीक है। अब सोल प्योर दो तरीके से होता है क्रिश्चियनिटी के अंदर, आपके एफर्ट प्लस डिवाइन ग्रेस, ये आपको याद रखना है सभी स्टूडेंट्स को। दोबारा बोलो, मैंने क्या बोला, कि आपको जो मुक्ति मिलेगी, कृपा मिलेगी भगवान की, वो दो तरफ से मिलेगी, आपके एफर्ट और डिवाइन ग्रेस। तो डिवाइन ग्रेस की ये बात करते हैं, और वो तब मिलेगी जब आप स्पिरिचुअली प्योर होगे। तो वेयर ह्यूमन रीजन एंड डिवाइन ग्रेस गाइड द सोल फ्रॉम डार्कनेस टू अल्टीमेट यूनिटी विद गॉड। और मेन मकसद क्या है इंसान का, गॉड से मिलना। अब गॉड से नहीं मिल पा रहे हैं, भटक रहे हैं संसार में, तो वो हॉलो मैन है। तो ऐसे करके आपको इस कविता की शुरुआत मैंने अभी तक नहीं करवाई, देखिए मैं बताया जा रहा हूं लगातार, इससे आप समझ सकते हो डिवाइन कॉमेडी को अच्छी तरह से। हेल का इन्फर्नो, उसके 9 सर्कल्स होते हैं, लिम्बो, लस्ट, ट्रेचरी, ग्लटनी, हर्ट, लस्ट, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद परगेटरी, हालांकि इसकी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, बट इतना जरूर पूछेंगे कि भाई डिवाइन कॉमेडी के कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें एक खास चीज है, क्योंकि ये जो सिंबल दिख रहा है ना आपको, मल्टीफोलिएट यानी कि मल्टी पेटल वाला एक गुलाब का फूल, डिवाइन कॉमेडी में दांते ने स्वर्ग की कल्पना इस फ्लावर के थ्रू ही की है। और ये लड़की इसको पकड़ के ले जा रही है, ये लड़की जो है ये अभी हमारे सिलेबस में, हमारी इस कविता के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीट्रिस है, जिसको दांते बचपन से ही प्यार करते थे, और प्योर प्यार, मतलब सेक्सुअल प्यार नहीं, बचपन से ही इनको वो अच्छी लगती थी। और धीरे धीरे जब वो बड़े हुए, तो एक बार तो ये आंखें नहीं मिला पा रहे हैं उससे, और बाद में जब वो प्योर हो जाते हैं तो वो उसको स्वर्ग की तरफ लेके चली जाती है। ये इस कविता में दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इस कविता को समझे बिना कि इसके 3 सेक्शंस हैं, और इसके बिना हमें, इसमें लिखा है दांते एलिगरीज जर्नी ऑफ द सोल, अ क्लियर एंड कलरफुल गाइड टू हेल, परगेटरी एंड पैराडाइज, एक्सप्लोर्ड विद बीट्रिस एंड वर्जिल। वर्जिल का रेफरेंस मैं अभी बिल्कुल टच नहीं करूंगा, नहीं तो कविता आपको कंफ्यूज कर देगी, ठीक है। बीट्रिस का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि आइज का रेफरेंस जो इस कविता में आया है बार बार, आई कैनॉट सी इनटू द आइज, आइज के रेफरेंस बार बार आ रहे हैं, ट्रुथ से आइज को लिंक किया है। तो एक लड़की जिसके आंखों में प्योरिटी है, और लड़का जिसकी आंखों में अगर अभी तक लस्ट है, तो वो नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, लेकिन जब वो अपने आप को लस्ट से प्योर कर लेता है, तो फिर वो उसकी आंखों में देख पाता है। यानी कि वो लड़की रिप्रेजेंट करती है गॉड को, ट्रुथ को, डिवाइन ग्रेस को। वेयर आर द हॉलोमैन इन द हॉलोमैन? हॉलोमैन कविता में हॉलोमैन है कहां दिखाया कवि ने उनको? T.S. Eliot places them in a symbolic in-between landscape described as Death's Dream Kingdom and Cactus Land. साफ ही समझ में आ रहा है कि डेथ का ड्रीम किंगडम है, कि वो सोचते हैं कि डेथ के बाद हमें कुछ मिल जाएगा। मान लीजिए वो प्रेयर भी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो प्रेयर कर नहीं पा रहे हैं, वो केवल प्रेयर का स्टार्टिंग सेंटेंस ही बोल पाते हैं, और उसके बाद में वो रिपीट करते रह जाते हैं, लेकिन गॉड से कनेक्ट नहीं हो पाते। और कैक्टस लैंड तो पता ही है आपको, कैक्टस लैंड का मतलब है चारों तरफ बर्बादी है, कांटे हैं, उलझने हैं, बैरन है, बंजर जमीन दिखाई है, शैडोई स्पेस दिखाएं कविता के अंदर, बिटवीन लाइफ एंड डेथ, बिटवीन हेल एंड पैराडाइज, वेयर सोल्स एग्जिस्ट इन स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन। जो आत्माएं हैं वो एक स्टैग्नेशन जगह पर है। स्टैग्नेशन का मतलब होता है वो सड़ रही हैं, जाम हो गई हैं एक जगह, डरी हुई हैं, फियर एंड इनकम्प्लीटनेस रेदर देन एक्टिव पनिशमेंट और सेल्वेशन। अब इस कविता के अंदर स्टार्टिंग में इन्होंने 2 एपिग्राफ्स लिए हैं। दोनों का मतलब है, ना तो आज का हॉलोमैन बहुत बड़े बुरे काम कर पा रहा है, ना ही बहुत अच्छे काम कर पा रहा है, वो किसी भी तरह से एक्शन ले ही नहीं पा रहा है। तो वो ट्रेजेडी क्या होगी उसकी? ट्रेजेडी तो उसकी होगी क्योंकि राइटर जो है T.S. एलियट, इनका जैकोबियन ट्रेजेडी में या जैकोबियन लिटरेचर में, जैकोबियन लिटरेचर का मतलब होता है जेम्स फर्स्ट। 1603 में एलिजाबेथ की डेथ हुई, तो 1601 से लेकर के और 1625 तक का जो पीरियड है वो जैकोबियन होता है। उस पे इनकी पीएचडी थी, और उसमें जितने भी ड्रामाज लिखे गए उनमें इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं बार बार। और साथ में आपको मालूम है कि इन्होंने शेक्सपियर को भी ढंग से पढ़ रखा था। तो शेक्सपियर का मान लीजिए हम मैकबेथ ले लेते हैं, अरे भाई मैकबेथ बुरा है, पर कम से कम एम्बिशियस तो है, कम से कम एम्बिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम उसको हीरो मान सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं लेना है कि राइटर यहां पे हमें टेररिस्ट बनने के लिए कह रहा है। इसको समझने की कोशिश करने की वो किसी भी लायक नहीं है, वो ना अच्छे काम कर पा रहे ना बुरे काम कर पा रहे, वो एक कंफर्ट जोन में जी रहे हैं, उनको लगता है जीवन को जी लो बस। तो उसकी इन्होंने बुराई की है, ऐसे ही लोगों को उन्होंने हॉलोमैन बोला है।
कि वो एक्टिव नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ना तो उनको कोई पनिशमेंट मिलेगा, ना ही कोई उनको सेल्वेशन मिलेगा, क्योंकि वो हेल में भी नहीं जा पा रहे हैं। आप इस बात को समझना, इस कविता की मेन बात क्या है कि हॉलो मैन हेल में भी नहीं जा पा रहा है। फिर चलते हैं कि ये क्या कह रहा है, व्हाट इज अ पोएम फॉर एलियट। अब मैंने ये क्यों समझाया, मैंने कहा है ना, इसको आप नोटिस भी करें ध्यान से। टीएस एलियट जो थे, उनकी पोइट्री की एक थ्योरी है। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि उन्होंने वर्ड्सवर्थ की का जो कॉन्सेप्ट है पोइट्री का, कि पोइट्री इज अ रिकलेक्शन ऑफ पावरफुल इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, उसको नकार दिया। उनका ऐसा मानना है कि जो पोइट्री है वो एक अपने इमोशंस को किसी चीज के साथ जोड़ करके देखना है और ट्रेडिशन को फॉलो करना है। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का रेफरेंस मैंने आपको बताया था, किसी ऑब्जेक्ट से किसी चीज को लिंक करो, है ना। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में ये वाला कॉन्सेप्ट आता है ना। और आप अपने आप को कविता में मत दिखाओ, जबकि वर्ड्सवर्थ क्या करता है, सब्जेक्टिव होकर के कविताएं लिखता है। तो इनकी थ्योरी जानना बहुत जरूरी है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी ऑफ टीएस एलियट्स पोइट्री वन कैन नॉट अंडरस्टैंड हिज पोएम। इसीलिए मैं ये एफर्ट कर रहा हूं, मैंने ये मेहनत की है कि मैं चाहता हूं कि आपको ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कि एक स्केयर क्रो दिखा दिया, एक कैक्टस दिखा दिया, इसका मतलब है कि इनके थ्रू राइटर कह रहा है। स्केयर क्रो का मतलब क्या हुआ कि इंसान तो है लेकिन इंसानियत बिल्कुल नहीं है, बस ठूसे हुए लोग हैं, कपड़े अच्छे पहन लिए, किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, किसी के यहाँ मौत पे जाना पड़ जाए तो जान निकल रही है कि हम क्या करेंगे जाकर के, वो कौन सा आए थे, है ना। और फिर इसमें जो वी आर द हॉलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन और मिस्टर कुर्ज ही डेड, मैं अभी सिखाऊंगा आपको, इन दोनों एपिग्राफ से इन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है। और फ्रेगमेंटेशन ने देखिए कि प्रार्थनाएं कर रहे हैं लेकिन टूटे हुए पत्थरों के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहां पर एक बहुत बड़ा सिन दिखाया राइटर ने कविता के अंदर कि जो ट्रेडिशन, ये जो हॉलो मैन है, ये क्या कर रहे हैं, प्रार्थना करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो वहां पर भी एक गुनाह कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में आइडल वर्शिप बैन है, आप मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते, और कर भी रहे हो तो वो टूटी हुई मूर्तियों की, यानी कि तुम्हारे पास गॉड भी नहीं है खुद का, तुम उधार के गॉड्स ले रहे हो, ठीक है। और इस तरह से इस के थ्रू मैंने ये समझाने की कोशिश की है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिम्बो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पोएम को आगे जब मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में, सारी कविता बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। लिम्बो क्या है कि आपको एक नदी को पार करना पड़ता है, तो आप क्या करते हो, उस तरफ हेल है, हेल में आग होती है, आपको पता ही है। तो आप जब नदी को भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास इतनी भी एक्टिविटी नहीं है, उसको लिम्बो बोलते हैं। तो हॉलो मैन टीएस एलियट प्रेजेंट्स अ कंडीशन सिमिलर टू लिम्बो फ्रॉम द डिवाइन कॉमेडी। ये लिम्बो वर्ड डिवाइन कॉमेडी से आया, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम, लेकिन वो सेम लिम्बो नहीं है। लिम्बो यहां पे कहा गया है कि वो हॉलो मैन जो है वो मेटाफोरिकल लिम्बो में रह रहे हैं। मेटाफोरिकल लिम्बो का क्या मतलब है कि मंदिर के सामने से गुजर रहे हैं। द वेस्टलैंड में एक सीन आता है, इनकी एक कविता है कि बेल बज रही है 9 बजे की, लेकिन सारे लोग ट्रैफिक में जा रहे हैं, मजा ले कोई उधर ध्यान दे दे। आपने भी नोटिस किया होगा, आजकल बड़े शहरों में यह हालत हो गई है। पहले जब हम छोटे थे तो हम, जैसे मैं छुट्टियों में गांव जाया करता था, तो मैं देखता था कि बालाजी के मंदिर में 1 घंटी क्या बजती, लगभग सारा गांव वहां इकट्ठा हो जाता, सभी लोग घंटे घड़ियाल लेकर के, शंख लेकर के बजाते, और ऐसे भव्य आरती मैं देखता था। लेकिन अब तो आपने नोटिस किया होगा कि आरती, वो जो मशीनें आती हैं, छोटे छोटे मंदिरों में भी मशीनें आती हैं, मैं तो कहूँ घर में भी इतनी इतनी मशीनें आजकल ऑनलाइन मिल रही हैं। उसमें घंटी भी बजेगी, एक ड्रम बजेगा, मतलब मशीनें बजाएंगी और एक जना कोई आरती कर रहा है, बाकी घर वालों को आरती में आने की भी फुर्सत नहीं है। तो मेटाफोरिकल लिम्बो में जी रहे, मतलब गॉड से दूर हैं, स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस है उनके अंदर, पैरालिसिस है। पैरालिसिस का कॉन्सेप्ट आता है कविता के अंदर कि पैरालाइज्ड का मतलब हो गया आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, मेंटली पैरालाइज्ड और फिजिकली पैरालाइज्ड, ठीक है। इनएक्शन, जिसको हम प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं, वेयर दे आर नीदर फुली डैम्ड, तो ना तो अच्छी तरह से डैम्ड है, यानी हेल में भी नहीं जा सकते, नॉर केपेबल ऑफ सेल्वेशन, और मुक्ति पाना तो दूर की बात है। तो हाईलाइटिंग मॉडर्न ह्यूमैनिटीज इनएबिलिटी टू मूव टुवर्ड्स फेथ, मीनिंग और डिसाइसिव एक्शन, ये इस पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कमेंट जरूर करिए, बार बार कहना पड़ रहा है मुझको कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को। और उसके अंदर फिर आप ध्यान से देखिए, बीट्रिस की आईज कविता में सिंबल के तौर पर आती है बच्चों, कि
ये आंखें नहीं मिला पा रहा है और ये बीट्रिस है। बीट्रिस का मतलब होता है, इसका पूरा नाम था बीट्रिस पोर्टिनारी, अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन ग्रेस, ट्रूथ एंड स्पिरिचुअलिटी। ये क्वेश्चन आएगा 100%। ठीक है, तो जो आपका दांते है इसमें दिखाया है, ही कैन नॉट एंड्योर द आईज ऑफ स्पिरिचुअल ट्रूथ, क्योंकि वो अभी अपने आप को गिल्टी मान रहा है। तो इस कविता के अंदर ये कॉन्सेप्ट है, अभी समझ लोगे तो कविता की लाइन समझ में आ जाएगी कि इन दांते द आईज ऑफ बीट्रिस सिंबलाइज डिवाइन ग्रेस, स्पिरिचुअल ट्रूथ एंड द विजन ऑफ गॉड। विच आपने देखा है किसी मासूम की आंखों में, जब भाई किसी को प्यार होता है तो एक होता है ना सेक्सुअल प्यार कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, एक होता है कि एक मासूमियत है आंखों में, उस वजह से ही आपको प्यार हो गया, है कि नहीं। तो वो जो एक मासूमियत है जिसके अंदर लस्ट नहीं है, उसको ये रिप्रेजेंट करती है, वहां गॉड है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन क्रिश्चियनिटी। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा वीडियो के ऊपर। आप देखिए पैराडाइज लॉस्ट का क्या मतलब है। मैं एक बार यहां से रुक करके थोड़ा डाइग्रेस करूंगा ताकि आपको पोएम समझ में आए। पैराडाइज लॉस्ट का मतलब है, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भाई पैराडाइज लॉस्ट के अंदर क्या एडम और एव ने सेक्स किया, तो मैंने कहा कि वो मैरिड लाइफ जी रहे थे बिना लस्ट के, लेकिन वो जो हेल में सांप आता है ना, जब वो आपका क्या नाम है उसका, सेटन, हेल में से भगवान से बदला लेने के लिए, तो वो सरपेंट बन करके उसके दिमाग में जो भूत भरता है, उसके दिमाग में जो जहर घोलता है, उससे क्या होता है कि उसको नॉलेज आ जाती है। और आपने देखा होगा कि वो न्यूड है पैराडाइज में, और फिर वो अपना जैसे ही उनको फ्रूट खाते हैं वो सेक्स करते हैं और उनको अकल आ जाती है, यानी नेगेटिव अकल आ जाती है, और वो क्या करते हैं पत्तों से अपने जो जेनिटल्स हैं, अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनको ढक लेते हैं, और वहीं वो जो पैराडाइज है वो अपवित्र हो जाता है। तो यहाँ पे सेक्स से अपवित्र नहीं हुआ है, मैरिटल सेक्स को तो देव की संज्ञा दी गई है, हिंदुइज्म में दी गई है, इस्लाम में दी गई है, क्रिश्चियनिटी में दी गई है। दोनों लड़के लड़कियों को भगवान के सामने उपस्थित करके और प्लेजेस एक्सचेंज करके, और बहुत डिवाइन कॉन्सेप्ट माना जाता है शादी को। लेकिन वो शादी क्यों? ताकि उससे बच्चे पैदा हों, संसार आगे चले, और भगवान को साक्षी मान करके। लेकिन उसके बिना जो कुछ भी है, ये राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो गलत है और वो आपको हेल में ले जाता है। तो बीट्रिस की प्योर आईज जो है वो गॉड से लिंक की गई है। मैं बार बार एक ही बात समझा रहा हूं, ठीक है, उससे वो सेल्वेशन को प्राप्त होगा। तो इन कंट्रास्ट टी.एस. एलियट्स हॉलो मैन फियर एंड अवॉइड द आईज, वो हॉलो मैन आईज को अवॉइड करें। तो आईज का क्या मतलब हो गया? और वैसे भी देख लीजिए आप, हम डे टू डे लाइफ में जब किसी से बात करते हैं, अगर हमारा इंटेंशन ठीक नहीं है तो हम आंखें नहीं मिलाएंगे उससे, है कि नहीं। रिप्रेजेंटिंग देयर इनएबिलिटी टू कन्फ्रंट डिवाइन जजमेंट। कन्फ्रंट का मतलब फेस करना, डिवाइन जजमेंट का मतलब क्या होता है अल्टीमेटली, क्योंकि डिवाइन जजमेंट हमारे हिंदुओं में नहीं है, क्रिश्चियनिटी में है कि भाई एक कयामत का दिन आएगा, डूम्स डे, उस दिन गॉड क्या करेंगे, वो सारे मुर्दे खड़े हो जाएंगे, भगवान पाप के और पुण्य के अनुसार उनको हेल और हेवन मिलेंगे, तो वो जजमेंट का डे होगा। लेकिन वो जजमेंट का डे इनकी लाइफ में आ ही नहीं सकता क्योंकि ये इनएक्टिव है, इनेबल है, अनेबल है। ट्रूथ दस एम्फेसाइजिंग देयर स्पिरिचुअल पैरालिसिस, जो मैंने समझाया, एंड सेपरेशन फ्रॉम रिडेम्पशन। ये मैंने काफ़ी हद तक क्लियर करने की कोशिश की है। आप कमेंट जरूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर करें, मैं बार बार कह रहा हूं लाइक करें। उसके बाद देखिए जो मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो फ्रेगमेंटेड ट्रुथ क्या है। एक लाइन आती है उसमें, लाइट फॉलिंग ऑन द ब्रोकन कॉलम, ये लाइन आती है, इस चित्र से आपको याद रह जाएगा कि द आईज आर सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम। ठीक है, इस पे एक नॉवल भी लिखा गया है। जिन जिन स्टूडेंट को पता है, जो लोग आगे की भी तैयारियां कर रहे हैं, क्या पता इस पे से क्वेश्चन पूछ लें आप लोगों को कि सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम नॉवल किसका लिखा हुआ है, यहां से टाइटल किस इंडियन राइटर ने उठाया था और वो नॉवल क्यों फेमस हुआ। ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। डिस्टॉर्टेड एंड अनबियरेबल, क्योंकि डिवाइन लाइट जो है वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है, और आपका जो विजन है वो फ्रेगमेंटेड है। ऐसे देख रहे हो आप देख नहीं सकते उसको, क्योंकि आपके अंदर वो प्योरिटी नहीं है, वो सत्व नहीं है, वो तेज नहीं है। और वो कहां से आएगा? राइटर का ऐसा मानना है प्योरिटी से आता है। वो प्योरिटी का मतलब है यहां पे आप हर तरीके से इंसानियत की जड़ों से जुड़े, ये कहना चाह रहा है। और ये हॉलो मैन दिखाया उसने, टी.एस. एलियट्स फिगर है ये, अनेबल टू कन्फ्रंट बियॉन्ड द आइज, अ हॉलो बीइंग इवेडिंग द ड्रीम किंगडम, द आइज आर सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम। ये लाइन उस कविता में आती है। अभी हम आगे कविता भी पढ़ेंगे, देखो। और देखिए इस कविता में गाय फॉक्स का रेफरेंस आता है, एक अल्यूजन भी है और आयरनी भी है।
देखिए, एक गन पाउडर प्लॉट हुआ था कि जो जेम्स फर्स्ट थे इंग्लैंड के, उसको कैथोलिक लोगों ने मारने का प्लान बनाया था। और गाय फॉक्स जो था वो बहुत बड़ा एक टेक्निकल इंजीनियर टाइप का आदमी था, और उसने पार्लियामेंट के बिल्कुल नीचे बेश बदल के कई महीनों से उसने काफी बड़ा एक ढेर इकट्ठा कर लिया बारूद का, और वो पार्लियामेंट को उड़ाना चाहते थे। समय रहते उसका पता चल गया, बाद में उन सबको बहुत ज़्यादा सजा दे करके और फांसी वगैरह दी गई। लेकिन उसके बाद में गाय फॉक्स का पुतला जलाने लगे लोग बाग, जैसे हमारे यहाँ रावण का जलाते हैं, और वो डे बनाया जाता है कि अ पेनी फॉर द गाय, ऐसे करके गाना भी गाते हैं। वो इंग्लैंड में प्रथा आज तक निभाई जा रही है। तो वहाँ से राइटर ने आइडिया ले लिया, उसकी एफिजी यानी कि उसकी एक पुतला बनाया जाता है और उसको बर्न किया जाता है। Yet who embodied intense conviction and decisive action. T.S. Eliot ironically contrast him. अब आप कहोगे कि तो सर ये तो हीरो नहीं है, ये तो एक विलेन है। तो राइटर यही तो कहना चाह रहा है कि वो कम से कम उसमें कन्विक्शन तो था। कन्विक्शन का मतलब है कि उसके अंदर एक प्रण तो था, जैसे मैंने मैकबेथ का उदाहरण दिया आप लोगों को। लेकिन यहाँ आज के लोग तो ना तो बुरा काम कर सकते हैं कि भैया मैं तेरे को इतने रुपए दूंगा, ये काम कर दे। अरे नहीं साहब, हमको तो कॉफी हाउस में जाना है ना, गर्लफ्रेंड के साथ मीटिंग है मेरी। तो ये हॉलो मैन है, राइटर ऐसे कहना चाह रहा है। तो ये आयरनी भी है एक तरह से। आयरनी का मतलब क्या होता है? आयरनी वर्ड कहां से आया बताओ? तरह तरह के क्वेश्चंस मैं आपके लिए इसलिए पूछ रहा हूं, आप सर्च करोगे और आप उसका आंसर अगर लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि एंगेजमेंट क्या होता है जब टीचर पढ़ाता है। हल्का सा बता देता हूं, ग्रीक ट्रेजेडी से एरॉन नाम के कैरेक्टर से आयरनी वर्ड आया है। इसका मतलब होता है बिल्कुल ऑपोजिट बात करना। तो एक राइटर को हम बहुत महान तब मानते हैं, जितने भी मेटाफिजिकल राइटर्स हुए ना बच्चों, वो पैराडॉक्स और आयरनी के थ्रू ही अपनी बात करते हैं। क्योंकि एक कविता को हम लाइव और ऑर्गेनिक नहीं मानते हैं जब तक उसमें आयरनी नहीं होती है। जैसे हमारी लाइफ अगर आयरॉनिकल नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, तो लाइफ को लाइफ नहीं माना जाता है। तो उन्होंने इस गाय फॉक्स के कैरेक्टर को क्रिएट करके इसमें आयरनी दिखाई है, ठीक है। हु आर स्टफ्ड लाइक एफिजीज बट लैक पैशन। ना कोई पैशन है आजकल के लोगों में, ना कोई फेथ है। उस जमाने के इंग्लैंड के लोगों की बात कर रहा है या वेस्टर्न लोगों की। एक्शन के लिए कोई विल नहीं है, हाईलाइटिंग देयर स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस एंड पैरालिसिस। इसी चीज को बार बार हम बता रहे हैं। तो ये गन पाउडर प्लॉट के लिए मैंने एक मतलब पॉलिटिकल स्पिरिचुअल फेलियर है हमारे पास। हम कोई एक्टिव कोलैप्स नहीं कर सकते, हम कोई चेंज नहीं ला सकते पॉलिटिक्स के अंदर, है ना। तो एफिजी और मैन का ड्युअलिटी दिखाने की कोशिश की है। इसको जक्स्टापोजिशन भी बोलते हैं कि इंसान और पुतला। तो पुतला कुछ नहीं कर सकता लेकिन इंसान बहुत कुछ कर सकता है। तो शायद वो हमें उकसा भी रहा है कि हम कुछ तो करें, कुछ तो चेंज लाएं अपनी लाइफ में। फिर है अलूजन टू जूलियस सीजर्स ब्रूटस मेडिटेशन ऑन द गैप बिटवीन इंटेंशन एंड एक्शन। एक सीन आएगा जब मैं आपको कविता में समझाऊंगा, वो आपको यहां पे याद रखना है कि ब्रूटस की एक लाइन आती है, इसको आप आराम से देखिएगा। जूलियस सीजर एक बहुत फेमस प्ले है शेक्सपियर का, जिसमें जूलियस सीजर को ये लोग मिलकर के मार डालते हैं क्योंकि वो बहुत पॉपुलर हो जाता है। उनको लगता है कि तानाशाह ना बन जाए। लेकिन मारने से पहले ब्रूटस की मेंटल हालत बहुत बेकार हो रखी है। इन बिटवीन वो कह रहा है कि बिटवीन द एक्टिंग ऑफ अ ड्रेडफुल थिंग, एक खतरनाक डरावना काम करने से पहले, एंड द फर्स्ट मोशन, ऑल द इंटरिम इज लाइक अ फैंटास्मा और अ हिडियस ड्रीम। एक कोटेशन पूछ सकते हैं आपको, क्योंकि इसी में से तोड़ मरोड़ करके राइटर ने अपनी कविता में यूज कर लिया, ये समझाने के लिए कि ये वाली हिम्मत भी नहीं है, ये वाला इनडिसाइसिवनेस भी नहीं है। ये एक ब्रूटस था जिसने बहुत बड़े आदमी को, भाई अपने देश के लिए तो मार रहे थे ना वो, कम से कम भाई ये भी देश प्रेमी और वो भी देश प्रेमी। तो लेकिन मारने से पहले इनके अंदर जो साइकोलॉजिकल एक टर्मोइल आ रहा है, आजकल के लोगों में वो भी नहीं है हॉलोमैन में, ये राइटर कहना चाह रहा है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द अलूजन क्या है कि एलियट बोरोज द साइकोलॉजिकल हेजिटेशन फाउंड इन ब्रूटस इन जूलियस सीजर। द डिले इज ट्रेजिक बट पर्पसफुल। कम से कम वो जो एक्शन करने से बच रहा है वो पर्पसफुल तो है, लेकिन आजकल के लोगों में तो वो पर्पस भी आपको नजर नहीं आएगा। वो पैरालाइज हो गए हैं, वो स्पिरिचुअल एम्प्टी हो गए हैं स्पिरिचुअली। तो द शैडो रिप्रेजेंट्स फेलियर ऑफ विल टर्निंग एक्शन इनटू इनएक्शन। सो द अलूजन स्ट्रांगली रीइंफोर्सेस इनडिसाइसिवनेस। इस कविता को समझने के लिए कि आज के लोगों में इनडिसीजन है, वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए वो हीरो नहीं बन सकते। ये वो सीन है ब्रूटस का और ये वो उसका डायलॉग है ब्रूटस का। आप ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत फेमस डायलॉग है बच्चों।
अगर कोई स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहा है जो आगे नेट की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो ये वैसे ही बहुत कीमती है। इसका तो क्वेश्चन भी आया हुआ है नेट में, फर्स्ट ग्रेड में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिटवीन द एक्टिंग ऑफ अ ड्रेडफुल थिंग, खतरनाक एक्शन करने से पहले, एंड द फर्स्ट मोशन, पहली बार आप एक्शन करोगे, ऑल द इंटरिम इज, बीच का जो टाइम है वो बिल्कुल फैंटेज्मा है, मतलब इल्यूजन है और हीडियस ड्रीम। तो कितना कंफ्यूज हो रहा है किसी काम को करने से पहले, लेकिन हॉलोमैन तो इतना सोच ही नहीं पा रहा है। फिर अर्नेस्ट डॉसन का इल्यूजन आया है कविता में, जो कविता आएगी जब मैं समझाऊंगा आपको। अर्नेस्ट डॉसन एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं फ्रेंच के, ठीक है। इसके अंदर उनकी एक डेकाडेंट पोएट हैं, डेकाडेंट आप लिख लो, अपनी कॉपी में लिख लो। डेकाडेंट पोएट कौन होते हैं? 19th सेंचुरी के एंड में डेकाडेंस पीरियड आया, आर्ट फॉर आर्ट सेक के साथ साथ में, जब वो बहुत ज्यादा सेक्सुअल चीजों को दिखाने लगे अपनी कविताओं में, तो उसको डेकाडेंस पीरियड कहा जाता है, मॉरली डिग्रेडेड राइटर्स। तो इसमें ये जो लड़का है वो कई लड़कियों के साथ लिंक होता है इस कविता में, लेकिन वो सिनारा को नहीं भुला पा रहा है जो उसकी प्रेमिका थी। तो ये लाइन आती है कि लास्ट नाइट यस्टर नाइट बिटविक्स्ट हर लिप्स एंड माइन देयर फेल दाई शैडो। ये कविता में भी लाइन आती है, सिनारा, कि तेरी शैडो बार बार आ रही थी, तेरी शैडो बार बार आ रही थी। कई कई बार कविता में ये लाइन रिपीट की गई है। तो इसका मतलब है कि ये हॉलोमैन है, ये हॉलोमैन है, इसके दिमाग से वो लड़की नहीं निकल पा रही है। तो जब लड़की नहीं निकल पा रही है तो उसको बोलना, उसके साथ रहे, तो फिर दूसरों के साथ क्या कर रहा है, लेकिन ये अपने एनिमल पैशन को भी नहीं रोक पा रहा है और कहीं ना कहीं उस लड़की से भी ये प्यार कर रहा है। तो ये डिवाइडेड और फ्रेगमेंटेड बंदा है। तो द हॉलोमैन, टी.एस. एलियट इकोज अर्नेस्ट डॉसन्स नॉन सम क्वालिस इराम बोने सब रेग्नो सिनारा, स्पेशली इट इज अ मूड ऑफ लॉस्ट पैशन। I have been faithful to thee, Sinara, in my fashion. ये लाइन आपको एग्जाम में पूछ लेंगे। And uses it ironically as Dawson's speaker still feels intense longing. अभी भी वो उससे प्यार करता है। Whereas Eliot's Hollow Men are devoid of passion. कम से कम ये हॉलोमैन उस जमाने का था, कम से कम पैशन तो था। लेकिन यहां पे ये वाली सिचुएशन भी हॉलोमैन में नजर नहीं आएगी। सिचुएशनशिप का प्यार है। जेनजी की लैंग्वेज है ना, सिचुएशनशिप, के एक के साथ एक खत्म, दूसरा रिलेशन स्टार्ट। कोई गिल्टी कॉन्शियस नहीं, ये नहीं कि किसी का दिल टूटा होगा, मैं उससे दोबारा बात करूं, ब्रेकअप क्यों हुआ तो हुआ। तो ऑल टुगेदर रिड्यूस्ड टू इमोशनल एम्प्टीनेस एंड पैरालिसिस। तो ये जो जब रेफरेंस आएगा तब आपको समझना है। इसके अलावा आप देख रहे हो कि मैंने पूरी लॉर्ड्स प्रेयर लिख दी है। आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, हैलोड बाय दाई नेम, Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Famous prayer है, स्कूलों में भी गवाई जाती है। अब इसमें कितनी गहरी लाइन है। यहां पे एक और क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि इस पावर फुल पोएम के अंदर एक नॉवल का नाम छुपा हुआ है। पावर एंड द ग्लोरी, किसका लिखा हुआ है वो, ठीक है। इस प्रेयर के थ्रू राइटर ने क्या दिखाया है कि वो प्रेयर करने लगते हैं, लेकिन वो कंप्लीट प्रेयर नहीं बोल पाते हैं, वो केवल उसकी एक ही लाइन बोल पाते हैं। गॉड से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका फेथ अचानक से परमात्मा में खो जाता है। आप देखते हो ना आजकल के लोगों को, अगर ये बहुत बड़े बड़े संत लोग हमको बार बार नहीं अलर्ट करें तो कई लोगों का, अच्छा फिर उसमें भी वो फेथ रहता नहीं है हमारा। अगर हमारा कोई काम नहीं हुआ तो हमारा फेथ उस गॉड से उठ जाएगा, हमारा फेथ राधे राधे से उठ जाएगा, हमको लगेगा कि हमने तो इतना बड़ा भंडारा किया, हमारा तो ये काम ही नहीं हुआ। तो इस तरह के जो लोग हैं और वो इनकोहेरेंट हैं, उनकी प्रेयर बीच में कोलैप्स हो जाती है। पोएम के 5th सेक्शन में प्रेयर स्टार्ट करते हैं, ये पहली लाइन आती है, अवर फादर हु आर्ट इन हेवन, है ना, और इतने में ही वो दूसरी जो एक नर्सरी राइम है उसका जिक्र आ जाता है। तो एक मीनिंगलेस मर्मरिंग कर रहे हैं, वो मम्बलिंग कर रहे हैं, पूरी प्रेयर नहीं बोल पाते। जैसे किसी को कहो कि भाई मंत्र सुना, तो वो मतलब ट्यून गुनगुनाए, उसको आगे का आए ना, तो इसका मतलब है कि उसको प्रेयर याद नहीं है, कोई मंत्र याद नहीं है, कोई उसको कोई कलमा याद नहीं है ना। तो इसका जिक्र आएगा कविता में आगे।
ये मैथ्यू से ली गई ये कविता। आपको ये जो प्रेयर है वो ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने दिया है। आवर फादर हु आर्ट इन हेवन हैलोड बाय बी दाई नेम, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स एंड नॉट विद द बैंग बट अ विम्पर। ये जो लास्ट लाइन है कविता की, इसके अंदर बताया गया है कि भाई ये जो, बस आपको ये क्वेश्चन करना है कि भाई ये मैथ्यू नाम की किताब से, चैप्टर से लिया गया है बाइबल के, ये प्रेयर। और जिस तरह से ये प्रेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, अवर फादर इन हेवन हियर वी गो राउंड द मलबरी बुश। तो प्रेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में क्या कविता घूम रही है। बुरा मत मानिएगा, कोई भी मुझसे नाराज नहीं होएगा। ये एक पैरोडी का भी कॉन्सेप्ट है इस कविता में। यहां पे आकर के आप पैरोडी लिख सकते हो कि राइटर ने बताने की कोशिश की है कि हम क्या करते हैं आजकल के लोग, आजकल के जो इंसान है ना, हम वो क्या करते हैं। राइटर ये कहना चाह रहा है, मतलब पैरोडी क्या होता है कि किसी बड़े फिल्मी गानों के ऊपर हमने एक भजन रख दिया, जयकारा लगाइले मैया का भगत, मैया में क्या बात है, डिंग 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 डिंग। अब तुम एक बात बताओ, जब ये भजन चलेगा तो भजन में दिमाग लगेगा कि बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया में दिमाग जाएगा? सोचो, एक बार सोचना पड़ेगा आपको। यानी कि ये जो हॉलो मैन है, ये क्या करते हैं, अपनी प्रेयर्स करते करते अचानक से दूसरी चीजों की तरफ चले जाते हैं और वो एक मीनिंगलेस चीजें उनके दिमाग में आती हैं। तो इसको पैरोडी भी कह सकते हो आप। समझ में लाने के लिए मैंने ये गाना गुनगुनाया, आई एम सॉरी फॉर दैट। नर्सरी राइम वेरिएशन सिग्निफिकेंस, इस कविता में एक जो अच्छी कविता थी वो थी जिसमें मलबरी बुश का रेफरेंस आता है, मलबरी ट्री का। ये जो शहतूत का पेड़ होता है ना, उसको मलबरी बोलते हैं। अब वो तो मीठे फल हैं, लेकिन राइटर कह रहा है उसमें प्रिकली पेयर। कविता में मलबरी ट्री की जगह भी उनके दिमाग में प्रिकली पेयर नाम का वर्ड आ जाता है। तो इसका मतलब है कि राइटर ने जानबूझ करके कविता को चेंज किया, ये बताने के लिए कि हम तो मिठास के लायक भी नहीं है, हम तो नर्सरी राइम भी अगर बोलेंगे तो उसमें भी गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, तो हॉलो मैन के अंदर टी.एस. एलियट डिस्टॉर्ट्स द फैमिलियर राइम, हियर वी गो राउंड द मलबरी बुश। ये क्वेश्चन आएगा आपको, उसको बदल देता है प्रिकली पेयर, चुभने वाला पैर, यूजिंग इट आयरॉनिकली टू शो द डीजेनरेशन ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन। अब डीजेनरेशन ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन मैंने गाने से बताया आपको कि नहीं बताया अभी, कि हम हर तरीके से फिल्मी गानों से ही आरतियां करने लगे हैं आजकल। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर कोई ऐसे कर रहा है तो मैं तो उसको पैरोडी बोलूंगा, और मैं अपने घर में भजन संध्या होगी तो मैं तो ऐसे लोगों को नहीं बुलाऊंगा। ठीक है, हालांकि वो पॉपुलर है, लेकिन आप समझ जाइए कि कल्चरल वहां पे थोड़ा सा कल्चर डाउन हुआ है। वेयर इनोसेंट चाइल्डहुड रिदम बिकम्स मैकेनिकल। अच्छा, एक और बात बताइए कि जब हम नर्सरी राइम बोलते हैं तो मैकेनिकल होते हैं कि नहीं होते हैं? ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, सोते सोते भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली। मैकेनिकल रेसिटेशन स्कूलों में होता है, तो कोई मीनिंग ही नहीं है उसका, तो मीनिंगलेस है। प्रेयर भी मीनिंगलेस है। अगर मान लीजिए प्रेयर कर भी रहे हैं तो प्रेयर मीनिंगलेस है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब उनसे पूछो इसका मतलब बताओ, तो मतलब नहीं मालूम, बस बोल रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जोदायक फलचारी। मतलब बताओ भाई, नहीं मतलब नहीं पता, हनुमान जी रक्षा करेंगे। तो अब अंदाजा लगाओ कि उनको डीपर मीनिंग ही नहीं पता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, सरोज मतलब कमल, रज कमल, रज का मतलब चरणों की धूल। गुरु के चरणों में, एजुकेटेड आदमी के चरणों में मैं बैठूं, चरण को चरण ना बोल के कमल बोला। निज मन मुकुर सुधारी, अपने मन का, अपने मस्तिष्क का, दिमाग का, मुकुर मतलब शीशा, मैं उस धूल से साफ कर लूं। आयरनी देखिए, धूल से चीज गंदी होती है, लेकिन गुरु के पास जो धूल है उससे तो मेरा दिमाग और मस्तिष्क साफ हो जाएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु। रघुवर के मैं यश गाऊं, विमल जसु, जसु मतलब यश, अवधि भाषा है। जो दायक फलचारी, तो मुझे वो अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो चार हमारे यहाँ पे माने गए हैं, उनका सब का प्रसाद मुझे मिलेगा। तो जब आपको सारी चीजें लाइफ में मिलेगी तो डर कैसा? लेकिन हॉलो मैन डरा हुआ है, क्योंकि उसको प्रेयर का भी मीनिंग मालूम नहीं है कि किससे प्रेयर कर रहा है, गॉड क्या है। अब आप देखिए ना चारों तरफ, हमारे चारों तरफ कैसे लोग हैं। वेस्टर्न कल्चर में इस तरह के लोग बहुत पहले ही हो गए थे। हमारे यहाँ इस जनरेशन में और इससे थोड़ी सी पहली जनरेशन में ऐसे लोग मिलेंगे आपको, जिनको अपने स्क्रिप्चर्स का मीनिंग नहीं पता, गीता के श्लोकों के डिफरेंसेस नहीं पता, भागवत पुराण और भगवत गीता में अंतर नहीं पता। मैं गलत कह रहा हूं क्या? आप बताइए, कमेंट लिख करके बताइए मैं गलत कह रहा हूं क्या। तो स्पिरिचुअली हॉलो हुए कि नहीं हुए? फिल्मी गाने पता है, जोक्स पता है, रील्स पता है, सारे के सारी लैंग्वेज बदल के रख दी इन रील वालों ने।
चलो, मतलब जहां देखो वही रील की लैंग्वेज आ रही है। धर्म से रिलेटेड हमें कुछ नहीं पता, और जो भी थोड़ा बहुत धर्म जानता है हमने उनको सिर आंखों पर बिठा रखा है। तो वो जो स्पिरिचुअल बैरननेस है हमारे अंदर, वो दिखाया है। रेपिटेशन का मतलब है आप केवल रिपीट कर रहे हो, जय जगदीश हरे, केवल रिपीट विदाउट पर्पस नहीं पता। इमोशनल एम्प्टीनेस है वो, आप इमोशनली भी क्या हो, एम्प्टी हो। भगवान के लिए आंसू नहीं आ रहे हैं, आत्मा से नहीं जुड़ रहे हो, क्योंकि आत्मा से जुड़ना यानी परमात्मा से जुड़ना। फिर द हॉलोमैन, द एनाटॉमी ऑफ हॉलोनेस क्या है? एनाटॉमी का मतलब होता है अंदर से हॉलोमैन की एनाटॉमी क्या है। वी आर द हॉलोमैन लीनिंग टुगेदर, हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, ये दिखाया है। एक सीन आता है कविता में जिसमें सेलर, यानी जहां पे वो शराब रखते थे किसी जमाने में अपने अंडरग्राउंड में, और वहां पे कोई अब यूज नहीं कर रहा है उसको, तो शीशियां टूटी हुई हैं, चूहे आ रहे हैं जा रहे हैं, सूखी हुई घास है, हरी घास नहीं दिखाई है, उसमें चूहों के चलने की आवाजें हैं, है ना। ड्राई सेलर, ट्रेडिंग इन स्टेरिलिटी, ड्राइड वॉइसेस, पेनी फॉर द ओल्ड गाय। पेनी फॉर द ओल्ड गाय का मतलब है गाय फॉक्स के लिए वो जो पैसा मांगते हैं। तो ये सारी चीजें लिंक्ड हो गई कविता के अंदर, है ना। ब्रोकन ग्लास में चूहों के पैरों की आवाजें आ रही हैं। फ्यूटाइल फ्रेंजी है, स्कैटर्ड है, हम लोग बिखरे पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, गंदगी है हमारे चारों तरफ, हरियाली नहीं है, सूखी घास के गहरे मीनिंग है यहाँ पे। अब देखिए, हम जब नवरात्र होते हैं तो जौ बीजते हैं, और वो हमारे घरों में जो जौ उगते हैं तो उसको हम, हरियाली को हम लोग अपनी फसल से जोड़ करके देखते हैं, लेकिन यहाँ पे सूखी घास है, इसका मतलब है कि बैरन, हम अंदर से सूखे हुए हैं, ड्राई ग्रास। अब प्रोलिफिक सफोकेटिंग स्टेरिलिटी, हमारी स्टेरिलिटी का मतलब होता है हम बंजर हैं अंदर से, केवल बच्चे पैदा कर सकते हैं सेक्स के थ्रू, इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है, ना हमें उन्हें संस्कार देना आता है, ना हमारे अंदर संस्कार है। हमारे अंदर मतलब हॉलोमैन के अंदर, यह समझाने की राइटर कोशिश कर रहा है। फिर से ये देखिए परगेटोरियो का एक सीन, अब तो आपको समझ में आ जाएगा, फ्रॉम शैडो टू सनलाइट के दांते, लीदे नाम की नदी, जिससे सब चीज भूल जाते हैं, इस नदी का नाम लिख लीजिए, ग्रीक कल्चर में आती है ना। तो पैराडाइज के थ्रेशोल्ड पे खड़ा है, क्योंकि अब वो प्योर हो गया है। तो ये क्लेंस्ड सोल दिखाई है किसकी? दांते की, परगेटोरियो के अंदर। और बीट्रिस उसका इंतजार कर रही है, यानी कि अब वो बीट्रिस की आंखों में देख सकता है। ये कविता के अंदर बहुत खूबसूरत सीन आता है। कहां से लिया है? दांते की डिवाइन कॉमेडी से। आराम से देखिए, दांते एंड बीट्रिस रेवोल्यूशन। वी आर द हॉलोमैन, एक तरफ हॉलोमैन दिखाए, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन हॉलोमैन में से एक आदमी को बाहर निकलते हुए दिखाया है ना। इसका मतलब ये प्योर हो गया है, और अब ये उस नदी को क्रॉस, लीदे को क्रॉस कर सकता है और जा सकता है। मतलब ये हेल भी क्रॉस कराया, और अब जाकर के ये हेवन की तरफ बढ़ेगा। ये कविता में सीन आता है। एक सीन आता है जिसके अंदर ब्रोकन इमेजेस को ये लोग पूज रहे हैं, जो मैंने आपको अभी समझाया था। इस सीन को समझने के लिए मैंने ये इमेज यहां पे दी है आपको, ताकि आपको कविता और क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद में आप आइए, कविता स्टार्ट करते हैं। कविता में 2 एपिग्राफ है। मिस्टर कुड्स ही डेड, है ना। तो जो आपने ये जो मिस्टर कुड्स ही डेड है, कई सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होगा। ये हमारे एक इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े, चलो मैं आपको इसको एक टास्क की तरह देता हूं कि ये वाला कोटेशन इन्होंने कहां से लिया। ये कोटेशन तो मैंने आपको बताया है कहां से लिया है कि नहीं। मैं इसमें आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि ये 20th सेंचुरी के बहुत बड़े राइटर हैं, और इन्होंने मिस्टा नाम का एक, कुड्स नाम का एक कैरेक्टर क्रिएट किया है, जो तस्करी करता है हाथी दांत की उस नॉवल के अंदर। नॉवल का नाम भी बता देता हूं, और थोड़ा रिसर्च आप करिएगा, द हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो वो आदमी अंदर से बिल्कुल खोखला है, हाथी दांत की तस्करी कर रहा है, और हमारा जो नैरेटर है उसको लोग बताते हैं ही डेड, ठीक है। तो इसका मतलब हॉलोमैन, और अ पेनी फॉर द ओल्ड गाय का मतलब वो जो स्टफ्ड एफिजी बनाते हैं इंग्लैंड के बच्चे। यहां से कविता स्टार्ट हुई है, तो ये बहुत कुछ कह रही है। वी आर द हॉलोमैन, वी आर द स्टफ्ड मैन, यानी हम भरे हुए लोग हैं अंदर से, हमारे अंदर मांस और इंसानियत नहीं है, बल्कि हम अंदर से खोखले हैं। लीनिंग टुगेदर, हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, हम लोग सबके सब भूसा भरा हुआ है हमारे अंदर इंसानियत की जगह। अलास, राइटर दुख दिखा रहा है। कविता स्टार्ट हो गई है, फर्स्ट सेक्शन है। आवर ड्राइड वॉइसेज, हमारी वॉइसेज ड्राइड हैं क्योंकि मीनिंग नहीं दे पा रही हैं। व्हेन वी विस्पर टुगेदर, और हम जब कुछ बोलते हैं तो वो स्पष्ट आर्टिकुलेशन नहीं निकल रहा है हमारे मुंह से, केवल फुसफुसाहट निकल रही है। अब फुसफुसाहट का यहाँ पे 2 मीनिंग है कि भाई एक घास फूस से भरा हुआ पुतला अगर हवा चलेगी तो ऐसी आवाज निकालेगा, है कि नहीं।
आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस एज विंड इन ड्राई ग्रास। तो हवा जब सूखी घास में से गुजरती है तो क्योंकि हमारे अंदर सूखी घास भरी हुई है तो हमारी आवाजें भी कुछ नहीं कह पा रही हैं, कोई मीनिंगफुल शब्द नहीं है। लैंग्वेज की इनएफिशिएंसी दिखाने की कोशिश की है कि इंसान की जो लैंग्वेज है आप देखिएगा उसके अंदर शब्दों की कमी हो गई है। इसके कई कई गहरे मीनिंग निकल रहे हैं। इकट्ठे तो हैं, हम एक साथ खड़े हैं, लेकिन स्टफ्ड मैन है, शब्द नहीं है हमारे पास। शब्द जो निकल रहे हैं, जेनजी की लैंग्वेज देखिए, क्या कोई मीनिंग है? उसका मीनिंग डिस्टॉर्ट किए जा रहे हैं। तो उसकी तरफ भी इशारा कर रहा है राइटर कि हॉलो मैन के अंदर की सबसे पहले वो भाषा के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तोड़ते हैं उसको। आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस एज विंड इन ड्राई ग्रास और रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास। जैसे कि टूटे फूटे ग्लासेस के अंदर, टूटे फूटे ग्लास का मतलब है जहां पे सिविलाइजेशन बर्बाद हो गई हो, लोग रह नहीं रहे हो। इन अवर ड्राई सेलर, ड्राई सेलर का मतलब होता है हमारे वो जगह जहां पर ये लोग शराब इकट्ठी करते थे घरों के अंदर पहले, क्योंकि अंग्रेज हैं, गर्म रखने के लिए शरीरों को सबके घर में ही सेलर हुआ करता था, जैसे आजकल हमारे घर में फ्रिज होता है। तो उसके अंदर हमारे पास हमारे सेलर ड्राई हैं, मतलब हमारे पास वाइन नहीं है। वाइन को उनके यहाँ पे नेगेटिव तरीके से नहीं देखा जाता है बच्चों। वाइन अगर आपको पता हो, किस किस को पता है कि संडे को चर्च में मास नाम की सेरेमनी होती है और ब्रेड को वाइन में भिगो करके ये लोग देते हैं और उसको ट्रांससब्सटेंशिएशन बोलते हैं। एक प्रार्थना गाई जाती है जिसमें ये मानते हैं कि ये क्राइस्ट का मांस और खून बन गया है और क्राइस्ट ने हमारे लिए जान दी है। इसका मतलब है कि हम वाइन के भी हकदार नहीं है। तो ये जो सेलर है इससे वाइन का इशारा कर रहा है। तो यह राइटर अल्यूजन कर रहा है यहाँ पे। आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मैं कविता पढ़ाना स्टार्ट कर चुका हूं। कविता अब एकदम से क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर मैंने वो सारी चीजें क्लियर की हैं तो आप देखोगे कि कविता अब क्लियर हो रही है कि शुरू में जो सीन दिखाया है उसका मतलब है राइटर कलेक्टिवली यूज कर रहा है कि हम सब लोग ड्राई मैन हैं, हॉलो मैन हैं, इंसानियत से दूर चले गए हैं, शब्द नहीं है हमारे पास, शब्द हैं तो उनके कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि मीनिंग तो तब होता है ना जब बात में दम होता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। शब्दों के अर्थ होते थे, अब कोई अर्थ नहीं है। डील टूट रही है। तुमने मुझे आई लव यू बोला था ना, बोला था तो बोला था, वैसे ऐसे ही बोल दिया था। अमेरिका के लोग बात बात पे बोलते हैं आई लव यू, लेकिन उनका वो मीनिंग नहीं होता है। दोज हु हैव शेप विदाउट फॉर्म, हम लोग शेप हैं लेकिन हमारे अंदर कोई फॉर्म नहीं है। अब देखो ना, शेप और फॉर्म दो अलग अलग, देखने में एक जैसे शब्द लग रहे हैं लेकिन एक आकार है, लेकिन अंदर से ह्यूमन फॉर्म गायब है, हम इंसान नहीं रहे। शेड विदाउट कलर, हम केवल छाया रह गए हैं, रंग नहीं है। तो आप समझते हो ना, पेड़ है तो पेड़ कलरफुल है, उसकी छाया पड़ रही है, इसका मतलब है इंसानियत के अंदर से इंसानियत गायब हो गई है इंसान में से। हम पैरालाइज्ड फोर्स हैं। ये देखो एक ऑक्सीमोरॉन, इसे ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं, दो ऑपोजिट वर्ड एक साथ। ऑक्सीमोरॉन कैसे हुआ ऑक्सीमोरॉन? कि पैरालिसिस जहां होती है वहां फोर्स कहां से आएगी? हमारे अंदर फोर्स है लेकिन वो पैरालिसिस हमारे को लकवा मार गया है। जेस्चर विदाउट मोशन, हम इशारा तो कर रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं है। अब देखिए ना, शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे खड़ा है, ऐसे काम कर लिया, ऐसे ऐसे इशारा कर रहा है, मतलब एक्शन नहीं है हमारे अंदर। हम केवल ठूसे हुए प्राणी हैं, एसेंस नहीं है, लैंग्वेज नहीं है। दोज हु हैव क्रॉस्ड विद डायरेक्ट आईज टू डेथ्स अदर किंगडम। अब ये डेथ्स अदर किंगडम का क्या मतलब हुआ बताओ? जब आत्मा मर करके जहां पहुंचेगी दूसरी किंगडम यानी हेवन, उस तरफ क्रॉस करके हम डायरेक्ट आंखों से नहीं जा सकते। गॉड से हमारा लिंक टूट गया है। आईज रिप्रेजेंट हेयर मेटाफोरिकली गॉड, ट्रूथ। अच्छा, ट्रूथ को गॉड क्यों कहा गया ये बताइए। चलिए आप सब लोग इस बारे में सोचिएगा। आज कविता केवल पढ़ाने की चीज नहीं है। अगर मैंने सोचना सिखा दिया आपको तो आप अच्छे टीचर बनोगे सभी बच्चे, जिस चीज के लिए आप ये अपने तैयारियां कर रहे हो। कि ट्रुथ को हमारे यहां पे सत्यनारायण बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं बताओ? सरदार लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? सत श्री अकाल। अकाल मतलब परमात्मा, जिस जो काल से परे है और वो सत्य है। सत्य क्या है? आत्मा सत्य है। अगर हम ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलॉसफी को ध्यान से समझें तो ट्रुथ का मतलब होता है कि भाई गॉड ट्रुथ ही है, आत्मा ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। रिमेंबर अस इफ एट ऑल नॉट एज लॉस्ट वायलेंट सोल। हम वायलेंट सोल्स नहीं रहे हैं, हम खो गए हैं कहीं, बट ओनली एज द हॉलो मैन, द स्टफ्ड मैन। अब इसी में सारी बात आ गई। हम गॉड को नहीं देख सकते, सत्य को नहीं देख सकते, हम भगवान की किंगडम में यानी कि हेवन की तरफ नहीं जा सकते। रिमेंबर अस, है ना,
टू डेथ अदर किंगडम रिमेंबर अस इफ एट ऑल। अगर कभी भगवान याद भी करता होगा तो शायद करता होगा, या हम करते हैं कि नहीं करते भगवान को, शायद ही कभी करते हो हम। नॉट एज लॉस्ट वायलेंट सोल्स बट ओनली, हम तो लॉस्ट वायलेंट सोल्स भी नहीं, हमारे अंदर जो वायलेंस था, जो एग्रेशन था, वो तो बिल्कुल ही गायब हो गया है। हम तो केवल ठूसे हुए प्राणी हैं, हमको तुम इंसान मत मानो, राइटर खुद डिक्लेयर कर रहा है। सेकेंड पार्ट, आईज आई डेयर नॉट मीट इन ड्रीम्स। अब दांते का रेफरेंस आ गया कि मैं तो सपने में भी उन आंखों को देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं पाप से भरा हुआ हूं, गिल्ट से भरा हुआ हूं, मेरे अंदर गिल्टी कॉन्शियस है सेक्स का। इन डेथ्स ड्रीम किंगडम, और मैं डेथ के ड्रीम किंगडम यानी कि उस हेवन में जाने की सोच भी नहीं सकता। दीज डू नॉट अपीयर, और ये जहां मैं जा रहा हूं वहां तो ये आंखें आती भी नहीं हैं, क्योंकि सत्य जहां तुम हो वहां पे सत्य आएगा कैसे। तो ये कहना चाह रहा है कि हॉलो मैन जो इस वक्त महानगरों में रह रहे हैं वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पे सत्य बिल्कुल नहीं है, वहां ये आंखें नहीं आती हैं, सत्य नहीं आता है, गॉड नहीं आता है, और आता है तो हम देख नहीं पाते हैं। देयर द आईज आर सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम, और अगर आंखें हैं भी, मान लीजिए हम थोड़ा बहुत सत्य को जानते भी हैं, तो वो टूटे हुए खंभों के ऊपर, कॉलम्स के ऊपर पड़ रही हैं, यानी कि हम नए नए गॉड्स बना चुके हैं, हम तो गॉड भी भूल गए हैं। ये क्रिश्चियनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों। जो बच्चे पैराडाइज लॉस्ट फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं फर्स्ट बुक में, उसमें उन्होंने दिखा रखा कि फॉलन एंजल्स बहुत सारे देवी देवता बन गए, और उनको फिर बाद में फॉलन एंजल्स को लोग पूजने लगे। तो राइटर उसी का रेफरेंस ले रहा है कि आंखें, द आईज आर सनलाइट ऑन ब्रोकन। अगर हमारी आंखें हैं भी तो आंखों के दो मीनिंग है, एक तरफ वो आंखें जो सत्य है, एक तरफ हमारी आंखें। तो आप देखिए कहीं कैपिटल आई आ रहा है, कहीं स्मॉल आई आ रहा है। देयर इज अ ट्री स्विंगिंग एंड वॉइसेस आर इन द विंड्स सिंगिंग, है ना। वहां पे एक पेड़ है जो झूल रहा है हवा में, आवाजें आ रही हैं हवा की वजह से। मोर डिस्टेंट एंड मोर सॉल्म देन अ फेडिंग स्टार, बहुत दूर से आवाजें आ रही हैं, बहुत सॉल्म का मतलब गंभीर आवाजें आ रही हैं, देन अ फेडिंग स्टार, दूर दूर तक कुछ नहीं नजर आ रहा है। स्टार भी है तो फेड कर रहा है, हमारी आंखों से दूर जा रहा है। फिर लेट मी बी नो नियरर इन डेथ्स ड्रीम किंगडम, लेट मी ऑल्सो वियर सच डेलिबरेट डिस्गाइजेज, रैट्स कोट, crow skin, crossed staffs in a field, behaving as the wind behaves, no nearer, not that final meeting in the twilight kingdom। देखिए इसको मैं एक बार तो मैंने इसलिए पढ़ा कि आपको याद रहे। लेट मी बी नोन नियरर इन डेथ्स ड्रीम किंगडम, मैं जब डेथ हो जाएगी हॉलोमैन की तो वो ड्रीम किंगडम में नजदीक तक नहीं जा सकता उसके। लेट मी ऑल्सो वियर सच डेलिबरेट डिस्गाइज, चलो मैं जानबूझ करके एक भेष बदल लेता हूं, राइटर कह रहा है, और मैं क्या करता हूं, हॉलोमैन के कपड़े पहन लेता हूं। क्योंकि वो जो एफिजी या पुतला बनाते थे उसको इस तरह के उल्टे सीधे जानवरों के स्किन पहना दिया करते थे। क्रो की स्किन पहना दी, है ना, एक ऐसा डंडा बना दिया जिसपे कोट लटका दिया, तो इसलिए क्रॉस्ड स्टाफ्स लिखा है। स्टाफ्स का मतलब डंडा, स्टाफ से बना है। इन अ फील्ड बिहेविंग एज द विंड बिहेव्स, और फील्ड के अंदर हम खड़े हैं, हवा चल रही है और हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे एक पेड़ में से हवा गुजरती है, आवाज कुछ नहीं आ रही है, और वो भी सूखा हुआ पेड़। नॉट दैट फाइनल मीटिंग इन द ट्वाइलाइट किंगडम, हाँ हमारी ये जो मीटिंग है ये सपने में भले हम हल्का फुल्का सोच सकते हो, रियल मीटिंग तो हो ही नहीं सकती ट्रुथ के साथ में, क्योंकि हम हॉलो मैन है। ट्वाइलाइट किंगडम का मतलब यहाँ पे जिंदगी की ट्वाइलाइट है, जीवन की संध्या, तो डेथ कह सकता है। डेथ के बाद जो किंगडम हमें मिलती है यानी कि परमात्मा की किंगडम यानी कि हेवन, फाइनल मीटिंग जब हमारी होगी वहां, राइटर कह रहा है। फिर वो कहता है कि अगली लाइन में अगला सेक्शन, दिस इज द डेड लैंड, दिस इज द कैक्टस लैंड। हम कहाँ हैं? जहां मैंने आपको एक सीन दिखाया था कि हम लोग एक कैक्टस लैंड में हैं, जहां पे चारों तरफ कैक्टस उगे हुए हैं, हरियाली नहीं है, कांटे हैं। तो इसका मतलब है कि जीवन हमारा बिना गॉड के हॉलो मैन लोगों का कैक्टस से भरा हुआ है। हेयर द स्टोन इमेजेस, चारों तरफ स्टोन इमेजेस हैं जिनको हम भगवान मान के चल रहे हैं। आर रेज्ड, उनको हमने खड़ा कर दिया है। अब इसका मतलब है कि हमने खुद ही ऐसी ऐसी इमेजेस खड़ी की हैं, हॉलो मैन ने अपने नए नए गॉड बना लिए। यहाँ पे नए गॉड बनाने के कई मतलब है, नए नए धर्म क्रिएट करना हो सकता है, पैसे को अपना भगवान बना लिया, करियर को अपना भगवान बना लिया, है ना। हेयर दे रिसीव द सप्लीकेशन ऑफ अ डेड, सप्लीकेशन का मतलब होता है घुटने के बल बैठ जाना, गुलाम बन जाना, स्लेव बन गए हम, ऑफ अ डेड मैन्स हैंड। और अगर हमारे पास किसी की मदद भी है तो केवल डेड मैन की है, यानी कि कोई मदद नहीं है। अंडर द ट्विंकल ऑफ अ फेडिंग स्टार,
और दूर दूर तक हमको कोई सितारा नजर नहीं आ रहा है, यानी कि धुंधलापन भी दिखाया राइटर ने, और दूर कहीं कोई सितारा चमक रहा है, हल्की सी होप है भी तो, लेकिन हम बजाय ट्रुथ की चकाचौंध देखने के, गॉड की, क्योंकि गॉड को एक लाइट के तौर पे देखा जाता है बच्चों, उर्दू में क्या बोलते हैं, नूर इलाही। भगवान जो है, अल्लाह या उनका जो कॉन्सेप्ट है, उसमें गॉड एक लाइट है। मोजिस को गॉड ने जब दर्शन दिए थे तो लाइट के तौर पे दिए थे, तो लाइट तो देखना हमारे दूर की बात है, हम तो एक फेडिंग स्टार देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, मतलब कि हम हॉलो मैन है, हमारे पास गॉड को देखने का भी कोई चॉइस नहीं बचा, कोई उम्मीद नहीं है हमारे पास। इज इट लाइक दिस इन डेथ्स अदर किंगडम, वेकिंग अलोन एट द आवर व्हेन वी आर ट्रेम्बलिंग विद टेंडरनेस, लिप्स दैट वुड किस फ्रॉम प्रेयर्स टू ब्रोकन स्टोन। तो क्या हम इस तरह से हो गए हैं कि इज इट लाइक दिस इन डेथ्स अदर किंगडम, यानी कि हम जब भगवान के पास जाएंगे, वेकिंग अलोन एट द आवर व्हेन वी आर ट्रेम्बलिंग विद टेंडरनेस, तो हम कांप रहे होंगे टेंडरनेस से, क्योंकि हमारे में दम नहीं है, हमारे लिप्स प्रेयर की वजह के लिए मुड़ रहे होंगे, किसी गॉड की किसी चीज को किस करने के लिए, ऑल्टार को किस करने के लिए, या मतलब भगवान के क्रॉस को किस करने के लिए। फॉर्म प्रेयर्स, हम प्रेयर बनाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन हमारी प्रेयर्स निकलेगी किसके लिए, ब्रोकन स्टोन्स के लिए, यानी कि हम हॉलो मैन हैं, और हम ना तो प्रेयर कर सकते हैं, ना हम लोग डेथ की अदर किंगडम के बारे में सोच सकते हैं। पूरी कविता में स्पिरिचुअल क्राइसिस दिखाया है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आप हेवन में जा ही नहीं सकते। फिर चौथा पार्ट, द आईज आर नॉट हेयर देयर आर नो आईज, क्योंकि हम जाएं कैसे, यहां पे गॉड की लाइट है ही नहीं, है ना, वो आंखें है ही नहीं, द आईज आर नॉट हेयर, वो जो बीट्रिस की आईज है यहां पे वो दिखाई, जो मैंने आपको बताया था, वो गॉड की ओर इशारा कर रहा है। इन दिस वैली ऑफ डाइंग स्टार्स, क्योंकि जहां हम हैं वहां तो केवल मरते हुए सितारे हैं, सूरज तो है ही नहीं, गॉड का कहीं पर कोई निशान नहीं है। इन दिस हॉलो वैली, और वैली भी कितनी कैसी है दिखाई है राइटर ने, उस कैक्टस लैंड के अंदर हॉलो, दिस ब्रोकन जॉ ऑफ अवर लॉस्ट किंगडम्स, और ब्रोकन जॉ का मतलब आप समझ ही गए होंगे, कोई कंकाल दिखाया है, यानी कि हम इंसान भी नहीं है, टूटे हुए कंकाल हैं, और लॉस्ट किंगडम है, हमें यह भी नहीं पता कि हम रहते कहां हैं, कहां हमारा ठिकाना है। इन दिस लास्ट ऑफ मीटिंग प्लेसेस वी ग्रोप टुगेदर, और यहां पर हम, ग्रोप का मतलब है टटोल रहे हैं, किसी तरह से ढूंढ रहे हैं अपना रास्ता है, मतलब ये लिम्बो का सीन है बच्चों, लिम्बो, कि ये दिखाया कि हम सब लोग इकट्ठे होकर के, और एक ऐसी किंगडम में है जहां पे हमें कहीं कोई सेल्वेशन नजर नहीं आ रहा, कोई भगवान की रोशनी नजर नहीं आ रही है, हमें यह भी नजर नहीं आ रहा है कि दूसरी किंगडम है तो है कहां, मतलब कि हम हेल में भी नहीं घुस सकते, क्योंकि लिम्बो को क्रॉस किए बिना आप हेल में भी नहीं जा सकते। इन दिस लास्ट ऑफ मीटिंग प्लेसेस वी ग्रोप टुगेदर एंड अवॉइड स्पीच गैदर्ड ऑन दिस बीच ऑफ द ट्यूमिड रिवर। ट्यूमिड का मतलब होता है, उस रिवर की बात कर रहा है जो मैंने आपको बताया था, एचेरॉन। ये क्वेश्चन आएगा, ये मैंने नोट लिखा है यहां पे। एचेरॉन नदी है जिसको क्रॉस करना पड़ता है। द ट्यूमिड, ट्यूमिड का मतलब जिसमें बाढ़ आई हुई है नदी के अंदर, यानी बहुत बड़ी नदी, is generally interpreted as an allusion. Allusion का मतलब indirect reference to the river Acheron, the swollen dark boundary of hell. मतलब उसको क्रॉस करोगे तो हेल में जाओगे। इतना इंडिसाइजिव है हॉलो मैन, क्योंकि उसको कोई आंखें नजर नहीं आ रही, कोई सत्य की का प्रकाश नजर नहीं आ रहा, तो हेल तक में जाने के लिए भी रोशनी नहीं है हमारे पास। सिंबलाइजिंग डेथ, स्पिरिचुअल ट्रांजिशन, हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम अपने आप को, हम क्योंकि केवल टटोल रहे हैं कि कहां जाएं, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, हम स्पीच को भी अवॉइड कर रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं, और हम सब इकट्ठे हो गए हैं वहां कि कुछ तो ऐसा हो कि हम ये नदी क्रॉस करें और कम से कम हेल में जाएं, पनिशमेंट मिले। अच्छा, यहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू से पनिशमेंट मिल गया तो कम से कम आप प्योर हो जाओगे और आपको स्वर्ग मिलेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में पूछेंगे कि गैदर्ड ऑन दिस बीच ऑफ द ट्यूमिड रिवर, मतलब एशेरॉन नदी का रेफरेंस आया है, वो एक बैरियर है नदी। द हॉलो मैन कैनॉट मीनिंगफुली क्रॉस, उनको लाइफ में कोई मीनिंग नजर नहीं आ रहा है। समझ में आ गई? कमेंट जरूर लिखिएगा, वीडियो शेयर करिए, सभी स्टूडेंट्स वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर लिखें। आपको कुछ सुधार की जरूरत है तो मुझे बताएं। इफ यू रिक्वायर लाइक आई कीप स्पीकिंग मोर इन इंग्लिश देन अगेन यू कैन राइट इट। ठीक है, मैं डॉक्टर मुकेश पारिक, आई हैव जस्ट स्टार्टेड विद माई ऑनलाइन क्लासेज ऑल्सो, और मैं अभी तो वीडियो पे अपलोड करूंगा बहुत सारी अच्छी अच्छी पोएम्स जो आपके सभी के काम आएंगी, और उसके बाद धीरे धीरे और भी लेक्चर्स। ठीक है,
तो एक दूसरों को बताइए, अपने साथियों को बताइए, ये मत सोचिए कि मेरे को मिल गया तो मैं किसी और को क्यों बताऊं। साइटलेस अनलेस द आईज रीअपियर, हम तब तक अंधे हैं जब तक कि वो आंखें नहीं आ जाती। अब बताइए जरा, ये द आईज रीअपियर का क्या मतलब है? बीट्रिस की आंखें, जो मैंने आपको बताया था। अब बीट्रिस का जो रेफरेंस है, अब आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि दांते ने बीट्रिस के ऊपर एक सोनेट कलेक्शन भी लिखा था, उसका क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे। तो ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप रिसर्च करके इंटरनेट पे जाकर के और कमेंट में लिखिए कि दांते ने बीट्रिस के ऊपर कितनी सोनेट का कलेक्शन लिखा था। उन सोनेट के सीक्वेंस से ही इंग्लैंड के राइटर्स ने सोनेट लिखना सीखा, ठीक है। और दांते से इंग्लैंड का कौन सा कवि मिला था जिसको हम फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोलते हैं, वो दांते से मिला था। एज द परपेचुअल स्टार, परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस। अभी तक तो जो स्टार का रेफरेंस आ रहा था वो फेडिंग था, कि कब वो आंखें नजर आएंगी और हमें वो भगवान नजर आएगा, वो स्टार नजर आएगा जो हमेशा चमकता रहता है। मल्टीफोलिएट रोज, अब याद करो वो इमेज, मैं वापस जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। एक कई पंखड़ियों वाला जो एक गुलाब है, वो स्वर्ग की कल्पना है दांते की। कब हमको वो रोज मिलेगा, कब हमको वो आंखें मिलेंगी, यानी कि गॉड मिलेगा, ट्रुथ मिलेगा। मैं फिर लिख देता हूं, आईज यहां पे क्या है, गॉड, ट्रूथ। ये चीजें मिसिंग है हॉलोमैन की लाइफ में, कि हम कुछ इतना तो हमारे को कुछ मतलब हम करें कि हम वो नदी क्रॉस करें और हमको वो सब दिखे, लेकिन वो दिख ही नहीं सकता। राइटर कह रहा है हॉलोमैन है ऑफ डेथ ट्वाइलाइट किंगडम, और उस डेथ ट्वाइलाइट किंगडम का मतलब यहां पे है हेवन, द होप ओनली ऑफ एम्प्टी मैन। लेकिन हम तो एम्प्टी मैन हैं, खोखले हैं, हॉलो मैन है ना। और हमारी ये एक होप है, क्या पता ये होप काम आएगी नहीं आएगी, हम उस तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। फिर लास्ट पॉइंट, हेयर वी गो राउंड द प्रिकली पेयर, प्रिकली पेयर, प्रिकली पेयर, हेयर वी गो मलबरी ट्री। मलबरी ट्री वाली जो कविता है ना, उसकी जगह उन्होंने शब्दों को बदल दिया। इसका मतलब है, राइटर कहना चाह रहा है कि अब मिठास की कोई उम्मीद नहीं है, हम तो हॉलो मैन है। और हम कविता भी गा रहे हैं तो कविता के शब्द भी बदल दिए। हेयर वी गो राउंड द प्रिकली पेयर ऑफ 5 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह उठते भी हैं प्रेयर करने के लिए भी, तो हमारे दिमाग में केवल वो कविता आ रही है। बिटवीन द आइडिया एंड द रियलिटी, बिटवीन द मोशन एंड द एक्ट। अब कितनी फेमस लाइन है देखो, हम केवल आइडिया और रियलिटी के बीच में जीते हैं, मोशन और एक्ट के बीच में जीते हैं। हम कर नहीं पाते हैं एक्शन, सोचते रह जाते हैं कि करेंगे। फॉल्स द शेडो ऑफ दाइन इज द किंगडम। अच्छा, फिर ये आ गई आपके वो जो प्रेयर है ना, उस प्रेयर की लाइन आ गई अचानक से, कि राइटर क्या कर रहा है, कविता बोलते बोलते अचानक से प्रेयर की लाइन आ गई। तो इस तरह से राइटर ने एल्यूजन देकर के इंटरस्पर्शन के थ्रू दिखाने की कोशिश की है कि वो प्रेयर बोलना चाह रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ और आ रहा है, क्योंकि वो एक्शन नहीं ले सकते, वो उनका दिमाग एक जगह नहीं है, वो कई जगह से बिखरे हुए हैं, हॉलो मैन है। बिटवीन द कंसेप्शन एंड द क्रिएशन, कंसेप्शन का मतलब किसी आइडिया को कंसीव करना, सोचना। अब यहां पर वो जो कॉन्सेप्ट आ गया किसका, ब्रूटस का, जो जूलियस सीजर में आता है, कि मैं उस काम को सोच रहा हूं, वहां पे वो सोच रहा है और करने से पहले और बहुत दुखी हो रहा है, लेकिन मैं तो क्रिएशन में बिटवीन द इमोशन एंड द रिस्पॉन्स, फॉल्स द शेडो। फॉल्स द शेडो में अंदर आपको वो डेकाडेंस पोएट के बारे में बताया था, सिनारा का प्रेमी है ना, कहता है तेरी शेडो आ रही है। यहां पे क्वेश्चन बन रहा है आपके कि यहां पर ये लाइन कहां से ली, ये लाइन कहां से ली। तो इस एक पैसेज स्टैंजा के अंदर जूलियस सीजर कोट कर दिया राइटर ने इनडायरेक्ट वे में, और डेकाडेंट पोएट शो कर दिया, डॉसन उसका नाम था, भूलना नहीं है, नहीं तो वीडियो को बैक करके आप देख लेना, ठीक है। फॉल्स द शेडो, लाइफ इज वेरी लॉन्ग बिटवीन द डिजायर एंड द स्पैज्म। स्पैज्म का मतलब क्या होता है, हमारे अंदर करने की इच्छा तो जागृत होती है, ऐठन तो होती है कि करें, डिजायर होती है। बिटवीन द पोटेंसी एंड द एग्जिस्टेंस, पोटेंसी का मतलब ताकत, फोर्स, हमारे अंदर फोर्स तो उठती है एग्जिस्टेंस की। बिटवीन द एसेंस एंड द डिसेंट, हमको कभी कभी लगता है कि एसेंस है हमारे अंदर, लेकिन कभी कभी हम वापस नीचे चले जाते हैं। फॉल्स द शेडो, फिर से वो डेकाडेंट पोएट का रेफरेंस आ गया, लेकिन बीच बीच में राइटर को फिर से वो याद आ रहा है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट दिखाया है कि वो प्रेयर करना चाह रहे हैं और बीच बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं, बीच बीच में उनको दूसरी चीजें याद आ रही हैं। बोलना प्रेयर चाह रहे हैं, कविता याद आ रही, कविता की भी एग्जैक्ट लाइन याद नहीं आ रही है। वो सोचना चाह रहे हैं करके, हम कल से मंदिर जाएंगे, हम इस बार नवरात्रे रखेंगे, स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करेंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा करके इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। शब्द बहुत आसान है लेकिन मीनिंग गहरे हैं, ठीक है। फॉल्स द शेडो फॉर दाइन इज द किंगडम, फिर से वो कविता प्रेयर की लाइन आ गई।
तो इस तरह से राइटर ने समझाने की कोशिश की है कि हम हॉलो मैन कैसे प्रेयर करते हैं। फॉर दाइन इज लाइफ इज फॉर दाइन इज द किंगडम। ये लाइन पूरी कंप्लीट नहीं की राइटर ने। अब ये भी देखो आप कि प्रेयर की लाइन पूरी नहीं की, भगवान का नाम लेते लेते बीच में छोड़ दिया, और लास्ट लाइन्स वर्ल्ड फेमस है, रेपिटेशन, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, नॉट विद द बैंग बट अ विम्पर। विम्पर का मतलब होता है हल्का सा विस्परिंग साउंड, हल्का सा, कि ये संसार ऐसे खत्म नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा। अगर ये स्पिरिचुअल क्राइसिस रहा, ये इनएक्शन का कॉन्सेप्ट रहा हमारे जीवन में, अगर हम हॉलो मैन भरे रहे, तो संसार जो है किसी परमाणु विस्फोट से नहीं उड़ेगा, ये धीरे धीरे एक दिन अचानक खत्म हो जाएगा। कहते हैं कि टी.एस. एलियट ने ये लाइन लिखने के बाद बहुत ज़्यादा दुख बनाया, क्योंकि उसके बाद आपको मालूम है ना कि वो एटम बम फोड़ा था अमेरिका ने, तो कई लोगों ने उसको लिंक किया कि लगता है तूने वो बैंक को उस चीज़ से लिंक कर दिया। उन्होंने कहा मैं ज़िंदगी में कभी नहीं लिखूंगा इस तरह की बात दोबारा, लेकिन उनका मीनिंग कुछ और था। विम्पर का एक मतलब ये भी होता है कि आपके मुंह से जो प्रेयर निकल रही है, अगर वो प्रेयर की आवाज़ आप ढंग से निकालते हो, अगर वो विम्पर नहीं कर रहे हो और पूरा निकालोगे, तो हो सकता है कि विम्पर से ही क्योंकि तुम प्रेयर पूरी नहीं बोलोगे। जैसे अभी जितने भी संत लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब बहुत बुरा समय आने वाला है, पता नहीं, वो मैंने कई जगह देखा है, कई वीडियोस में भी देखा है, वो कह रहे हैं कि साहब कोई भविष्यवाणी, कोई भविष्य मालिका लिखी हुई है, उसमें ये लिखा है ये होगा वो होगा, तो वो ऐसा मान रहे हैं कि जो भगवान के भक्त होंगे उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इसका मतलब है कि पहले से लोग कहते आ रहे हैं कि जो लोग भक्ति से जुड़े हुए हैं, इंसानियत से जुड़े हुए हैं, आत्मा से जुड़े हुए हैं, उनका नुकसान नहीं होगा। वरना ये संसार एक दिन, अगर तुम लोग इस तरह से स्पिरिचुअल क्राइसिस में रहे, तो एक दिन ये संसार खत्म हो जाएगा। अब मैंने ये जो नोट लिखा है इसको ध्यान से पढ़िए एक बार, कि द रिपीटेड नर्सरी राइम एंड प्रिकली पेयर सटली, गुप्त तरीके से सजेस्ट करते हैं सेंस ऑफ लॉस्ट इंपीरियल पास्ट। ये भी मैं जानबूझ करके लेके आया हूं। इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि राइटर ये कहना चाह रहा है कि हम जो कविताएं रटते हैं, जैसे आज हमारे स्कूलों में भी कविताएं दी जाती हैं इंग्लिश की, बाबा, ब्लैक शेप, हैव यू एनी वुल, तरह तरह की कविताएं, रिंगा रिंगा रोजेज, पॉकेट फुल ऑफ पोजेज, है ना। आप स्कूल में जाइए, गांव तक के स्कूलों में कविताएं रटवाई जाती हैं। तो वो इंपीरियल पास्ट है, अंग्रेजों का एक पास्ट, जिसमें, क्योंकि अब आपको मालूम है ना कि जब ये कविता लिखी गई तब तक धीरे धीरे अंग्रेजों को, उन देशों में जहां उन्होंने लोगों को कंट्रोल किया था, लोग उनको भगा रहे थे धीरे धीरे, और 47 तक तो लगभग सभी देशों में वो भाग के आ गए, भगा दिया उनको। तो लॉस्ट इंपीरियल पास्ट को भी वो राइटर शायद याद कर रहा है कविता के थ्रू, बट इंस्टेड ऑफ द ग्लोरीफाइंग इट, लेकिन राइटर उसको ग्लोरीफाई नहीं कर रहा है कि हम इतने महान थे साहब किसी जमाने में कि सारी दुनिया को कंट्रोल किया। एलियट रिप्रेजेंट्स या प्रेजेंट्स इट एज अ हॉलो एंड मैकेनिकल ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स आर रिपीटेड विदाउट मीनिंग, कि हम कुछ रिचुअल को मैकेनिकल रिपीट करते हैं, हम उन रिचुअल्स को करते हैं लेकिन उनका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे कोई आदमी हवन कर रहा है या गीता पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, लेकिन दिमाग उसमें है कि साहब वो दरवाज़ा खुला रह गया, अरे देख बाहर कौन आया, दूध वाला आ गया, दूध ले ले, और फिर वो मंत्र पढ़ रहा है अपना। तो इसका मतलब है कि मैकेनिकली काम कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे, और फिर हम कह रहे हैं कि अरे ये किसका फ़ोन आया, जा मेरा फ़ोन लेके आ, फिर उसके बाद वापस आरती शुरू कर दी। मतलब कि हमारा जो दिमाग है वो मैकेनिकल चीज़ों में रिपीट करने में लगा हुआ है, हम लोग जुड़े हुए नहीं हैं, अंदर से हम क्या है, खोखले हैं। जैसे इंग्लैंड का एम्पायर खोखला था क्योंकि उन्होंने लोगों को जाकर कंट्रोल किया। तो ये हो सकता है हॉलो मैन जो है पूरे अंग्रेजों के लिए भी कहा गया इनडायरेक्ट वे में, कि तुम लोग शायद हॉलो हो, कि दूसरे लोगों को कंट्रोल किया तुम लोगों ने इंपीरियलिज्म फैला करके, है ना। एक मीनिंग निकल रहा है, मतलब सजेस्टिवली शोइंग द एम्प्टीनेस एंड डिके ऑफ वंस पावरफुल कल्चरल वैल्यूज, के एक जमाने में एक कल्चरल वैल्यूज बहुत पावरफुल थी, लेकिन इन 4 लाइनों के थ्रू राइटर ने बताने की कोशिश की है। कविता फ्री वर्स में लिखी गई है, ठीक है। फिर एक बार लास्ट में देख लीजिए, एक्सप्लेनिंग द लास्ट लाइन्स, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, नॉट विद द बैंग बट विद अ विम्पर। तो अगर हम इस तरह से चलते रहे, बेकार और अनवांटेड गॉड्स को पूछते रहे, है ना, स्पिरिचुअल और कल्चरल इरोजन हमारा होता गया, हमारी जो इमेजेस है क्रम्बल होती जाएंगी, एक दिन हमारा एंड बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। हमारी एपैथी है लोगों के साथ में, सिंपैथी नहीं है, ठीक है। हम ग्रेजुअली धीरे 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 डिके हो रहे हैं। तो ऐसे करते 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 एक दिन हम खत्म हो जाएंगे। हमें एकदम विस्फोट से मरने की जरूरत नहीं है। और
नॉट जाइगेंटिक रुइन। अचानक से बर्बादी नहीं आएगी, जैसे कोरोना आया बर्बादी नहीं आई, लेकिन अगर तुम साथ नहीं दोगे लोगों का, सत्य का साथ नहीं दोगे, धार्मिक नहीं बनोगे, तो आपका अंत निश्चित है। तो द विम्पर इज द ग्रेजुअल स्पिरिचुअल डेथ ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इट इज नॉट अ ड्रामेटिक एपोकलिप्स, एपोकलिप्स का मतलब प्रलय, बट द साइलेंट अपैथेटिक कोलैप्स। जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति नहीं रखेंगे, आज नहीं कल हमारा मॉरल डिके अगर है, धीरे 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 ये संसार हमारा छिन जाएगा, हम मर जाएंगे एक दिन। चलिए, ये लास्ट स्लाइड थी। वीडियो शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, तो आपके पॉजिटिव कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेशन देने वाले हैं बच्चों, और मैं और एफर्ट्स करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का मैं कल्याण कर सकूँ, ठीक है। और आप भी मेरा कल्याण करो, क्योंकि इसका शेयर नहीं करोगे तो मेरा वीडियो जो है वो ऊपर नहीं पहुंचेगा, लोगों को पता नहीं चलेगा मेरे बारे में, ठीक है। मैं फिर बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश पारिक है। आई हैव बीन रनिंग माय इंस्टीट्यूट इंग्लिश कॉस्मोस फॉर लास्ट 27 ईयर्स। मैं अब तक केवल ऑफलाइन पढ़ाता आया हूं। सारी मैं कहूं तो जितने बच्चे मैंने पढ़ाए सब सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूं। मैंने PhD किया है, डबल MPhil किया है, 16 टाइम नेट क्वालिफाई किया है, और मैं रिसर्च पेपर लिखता हूं, मैंने बुक्स लिखी हैं बहुत सारी। तो आप समझ सकते हो कि एक टीचर जो है वो डेडिकेटेड अपने फील्ड में। लेकिन अगर मुझे कोई नहीं जानता है तो उसमें ये नहीं सोचना है कि ये कहाँ से आ गया, क्योंकि ऑनलाइन अगर कोई नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अब बहुत जल्दी आपकी मदद से मैं भी दुनिया में जाना चाहूँगा, तो आप प्रॉमिस करें कि आप मुझे बहुत जल्दी फेमस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।